डिस्क्लेमर। इस वीडियो में दिखाया गया कंटेंट सिर्फ मनोरंजन और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। ये किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या संगठन को दर्शाने का प्रयास नहीं करता। वीडियो में उपयोग की गई सभी इमेजेस, कैरेक्टर्स और स्टोरीज उनके संबंधित मालिकों की संपत्ति हैं। हम किसी भी प्रकार के कॉपीराइट उल्लंघन का इरादा नहीं रखते। अगर आपको किसी सामग्री से कोई आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम उसे तुरंत हटा देंगे। अध्याय 91 झूठ तो नहीं है ना। मास्टर कैलाश वामन ने पराग वालिया को आश्चर्य से देखा। वह थोड़ा उलझन में थे। ये कौन था? वह कैसे कह सकता था कि पराग वालिया ने उसके पैसे ले लिए हैं? और अपनी हैसियत को देखते हुए वह दूसरों के लिए जाली दस्तावेज कैसे बना सकता था? जो असली है वह असली है और जो नकली है वह नकली है। उसकी भी अपनी पेशेवर नैतिकता है। तुम्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्या करना है। मास्टर कैलाश वामन ने पराग वालिया की उंगलियां खोलते हुए कहा और सीधे पेंटिंग की ओर बढ़े। पराग वालिया ने एक भान उठाए और जानबूझकर ऋत्विक ओबरॉय को एक ऐसी मुस्कान दी जिससे लगा कि आज वह जीत जाएगा। ऋत्विक ओबरॉय, तुम्हारा अंत हो गया। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मौत बहुत लयबद्ध हो। मास्टर कैलाश वामन आगे बढ़े और अपने सामने रखी पेंटिंग को देखा। उन्होंने धीरे से अपनी उंगली से पेंटिंग को छुआ और फिर स्याही को सूंघा। फिर वे मुड़े और चौंक कर बाकी दोनों को देखा। ये पेंटिंग। मास्टर कैलाश वामन इतने हैरान हुए कि अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। पराग वालिया के सहायक पीठ ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर्स, अगर यह नकली पेंटिंग भी है तो कोई बात नहीं। आपको हमारे लिए चीजें ज्यादा मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम नकली पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। दरअसल ओबरॉय परिवार इतना ज्यादा मांगने वाला नहीं है। पराग वालिया ने भी इस मौके का फायदा उठाया और अच्छा इंसान बनने की कोशिश की। उन्होंने अपने बटुए से एक बैंक कार्ड निकाला और दूर से ही ऋत्विक ओबरॉय की तरफ इशारा किया। ऋत्विक ओबरॉय, मुझे पता है कि तुम्हारे पास सचमुच पैसे नहीं हैं। अब से तुम यह अतिरिक्त कार्ड ले सकते हो। इससे कुछ अच्छी चीजें खरीद सकते हो। तुम लोगों को खुद पर हंसने नहीं दे सकते और तुम अपने अच्छे दोस्त यंग मास्टर देवनानी को शर्मिंदा नहीं कर सकते। इस बयान में रूहान देवनानी भी शामिल थे। रूहान देवनानी ने मुठ्ठियां भींचते हुए व्यंग्य किया। अगर हालात बुरे न होते तो वह सबसे पहले दौड़कर उस आदमी को मार डालता। उनके आसपास के लोग सच्चाई से अनजान थे। उन्होंने सिर्फ मास्टर कैलाश वामन को ही ऐसे देखा था और सब ऋत्विक ओबरॉय की पेंटिंग को लेकर चिंतित थे। ऋत्विक ओबरॉय ने ऐसी कौन सी पेंटिंग बनाई है जो ऐसे मास्टर को भी चौंका दे? अभी तो वह बहुत मशहूर था, लेकिन अब एक पेंटिंग की वजह से सब कुछ गंवा देगा। बेचारा, उसमें इतनी दयनीय बात क्या है? उसने खुद ही यह सब झेला है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो दिखावे के लिए मशहूर पेंटिंग मत खरीदिए। उसे नकली पेंटिंग देने से बेहतर होगा कि उसे फूलों का गुलदस्ता भेज दिया जाए। हाँ, मुझे लगता है पराग वालिया भी बहुत अच्छे हैं। क्या यह अच्छी बात नहीं थी कि ऋत्विक ओबरॉय ने उस समय पराग वालिया से पैसे मांगे थे? उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक ओबरॉय के आसपास के लोग उनके बारे में बातचीत में बहुत ही अरुचिकर थे, लेकिन ऋत्विक ओबरॉय खुद शांत और बेपरवाह रहे। वह दूसरों की राय के लिए नहीं जीते। छोटी अंगूर थोड़ी गुस्से में थी, उसके गाल फूले हुए थे, जिसका मतलब था कि वह कोई बड़ा तमाशा खड़ा करने वाली थी। मैं पूरी दुनिया को तबाह कर देना चाहती हूँ। ये देखकर कि छोटी अंगूर गुस्सा होने वाली है, अपेक्षाकृत शांत छोटी लाडो उसके पास आए और धीरे से बोली, अंगूर, चिंता मत करो, उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा है कि पेंटिंग नकली है। दूसरे क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहन, मैं बहुत गुस्से में हूँ, छोटी अंगूर ने सूंघते हुए कहा। छोटी लाडो ने बहुत ही मीठे स्वर में कहा, गुस्सा मत करो। मम्मी की याददाश्त बहुत अच्छी है। उन्हें लोगों द्वारा कही गई सारी अप्रिय बातें याद हैं। जब मौसम ठंडा हो जाएगा तो वह हमें दिवालियापन का खेल खेलने देंगी। वे ऋत्विक ओबरॉय की पेंटिंग्स पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये सुनकर सभी ने सहज ही अपनी छाती पकड़ ली। हे भगवान, दिवालियापन का खेल खेलो? कौन ऐसी बातें दोबारा कहने की हिम्मत करेगा? मतलब देवनानी परिवार के हाथों मारा जाना। पराग वालिया को लगा कि बच्ची और बाकी लोग मजाक कर रहे हैं और उसे जरा भी डर नहीं लगा। उसने मुस्कुराते हुए मास्टर कैलाश वामन और बाकी दोनों से पूछा, क्या ये पेंटिंग बहुत नकली नहीं है? क्या आपको इससे परेशानी हो रही है? मास्टर कैलाश वामन को पराग वालिया पहले से ही परेशान करते थे और अब उन्हें मक्खी की तरह भिनभिनाते देखकर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने 2 बार खर्राटे लिए और चिढ़कर बोले, यह नकली पेंटिंग कैसे हो सकती है? ये तो हमारे गुरु, असली उस्ताद चित्रकार गिरीश हेगड़े का काम है। 2 करोड़ की तो बात ही मत करो, अगर तुम उन्हें 10 करोड़ भी दोगे तो भी शायद वह इसे तुरंत न बना दें। क्या कहा? पराग वालिया हक्का बक्का रह गया। ये तो चीनी भाषा बोल रहा है, तो फिर जब दोनों को एक साथ रखा जाता है तो समझ क्यों नहीं आता? उनके आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। एक पल के लिए उनके दिमाग सुन्न हो गए। मास्टर कैलाश वामन की बात का मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाए।
केवल लंकेश राव, जो अपेक्षाकृत अच्छे स्वभाव के थे, ने दूसरों को समझाया, जैसा कि सभी जानते हैं, मास्टर गिरीश हेगड़े सुलेख और चित्रकला की दुनिया में एक सच्चे देवता हैं। हम मास्टर गिरीश हेगड़े के सबसे बुरे शिष्यों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। मास्टर गिरीश हेगड़े के शिष्य होने के नाते हम स्वाभाविक रूप से उनके चित्रों से वाकिफ हैं, उनकी एक भी कला की नकल कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि श्री ऋत्विक ओबरॉय ने जो पेंटिंग हमें दी थी, वह शिक्षक गिरीश हेगड़े की ही थी और इसे सिर्फ 2 घंटे पहले ही बनाया गया था। लंकेश राव के स्पष्टीकरण के कुछ शब्दों ने घटनास्थल पर माहौल को पूरी तरह से भड़का दिया। सबने ऋत्विक ओबरॉय को लगभग श्रद्धा भरी नजरों से देखा। हे भगवान, कमाल है! ऋत्विक ओबरॉय ने वाकई टीचर गिरीश हेगड़े से एक चित्र बनवाया, उनका जरूर बहुत प्रभाव होगा। मैंने अभी अभी कहा था कि ऋत्विक ओबरॉय कमाल के हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब आप गलत साबित हुए हैं। हाँ, ऋत्विक ओबरॉय वाकई अतुलनीय हैं, उन्हें सब कुछ पता है। बातें करते हुए उन्होंने पराग वालिया की प्रतिक्रिया भी देखी। इस समय पराग वालिया का चेहरा रंग बिरंगा था, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऋत्विक ओबरॉय जो पेंटिंग लाए थे, वह टीचर गिरीश हेगड़े की ही थी। उन्होंने अपने सहायक पीट की ओर मुड़कर दांत पीसते हुए पूछा, तुम्हें अभी मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए। पीट भी पसीने से तरबतर था, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर आज उसने ठीक से काम नहीं किया तो पराग वालिया उसे बाहर निकाल देंगे, इसलिए वह फिर भी मास्टर कैलाश वामन और बाकियों को घूरने लगा। आखिरकार उसने अपना ढोंग छोड़ा और कहा, अब तुम्हें ऋत्विक ओबरॉय के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। तुम सब झूठे हो। ऋत्विक ओबरॉय ने तुम्हें ये तमाशा दिखाने के लिए पैसे दिए हैं। मेरे पास सबूत है। तुम मुझे झूठा कह रहे हो। मास्टर कैलाश वामन ने गुस्से से जवाब दिया। क्या मैं पैसे मिलने के बाद ही बातें करता हूँ? बिल्कुल, मैंने पहले ही किसी से जांच करवा ली है। आज तुम्हारे खातों में जो पैसे गए हैं वो सबूत हैं। पीट ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, सच कहूं तो मुझे पहले लगा था कि ये लोग अजीब व्यवहार कर रहे हैं। इन्हें हमारे यंग मास्टर खन्ना ने नहीं रखा था, इसलिए जब ये ऋत्विक ओबरॉय के सामने नाटक कर रहे थे तो मैंने किसी से जांच करवाई। ये तीनों तो पूरे ठग हैं। धिक्कार है। मास्टर कैलाश वामन ने पीट के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा, जिससे पीट के मुंह से खून बहने लगा। उसने गुस्से से कहा, बेवकूफ! मैं मास्टर कैलाश वामन अपना नाम या उपनाम कभी नहीं बदलूंगा और मैं कभी झूठा नहीं बोलूंगा। ये कहकर उसने अपना पहचान पत्र निकाला और जल्दी से सबको दिखाते हुए कहा, यहाँ जो भी पढ़ सकता है उसे पता होना चाहिए कि यह नकली नहीं हो सकता। अगर तुम सच में मास्टर हो तो तुम यहाँ ऋत्विक ओबरॉय की मदद क्यों कर रहे हो? पीट ने अपना सूजा हुआ और लाल चेहरा सहलाते हुए गुस्से से पूछा, तुम्हारे साथ ही कुछ गड़बड़ है। क्या तुम ये बताने की हिम्मत कर सकते हो कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मास्टर कैलाश वामन ने बोलने से पहले चारों छोटी लड़कियों की तरफ देखा। यशगिरी परिषद के युवा मास्टर ने हमें भेजा था। क्या हमें और कुछ समझाने की जरूरत है? यशगिरी परिषद के युवा मास्टर। सब लोग हैरानी से देखते रहे। आपको ये समझना होगा कि यशगिरी परिषद ये कोई साधारण संस्था नहीं है। वे व्यापारिक जगत में नहीं हैं, लेकिन वे अपनी उंगलियों के इशारे से इसे प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने सुना है कि यशगिरी परिषद का स्वामित्व वंशानुगत नहीं है, बल्कि वे एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से एक युवा स्वामी का चयन करते हैं और वर्तमान स्वामी अंततः युवा स्वामी को नामित करता है। कहा जाता है कि नामित युवा स्वामी बहुत ही असाधारण पृष्ठभूमि के होते हैं। इसलिए यशगिरी परिषद के युवा स्वामी ने मास्टर कैलाश वामन और अन्य लोगों को भेजा, जिससे ऋत्विक ओबरॉय के बारे में सभी की जिज्ञासा और बढ़ गई। ऋत्विक ओबरॉय कितने शक्तिशाली लोगों की चापलूसी कर सकते हैं? तभी बैंक्वेट हॉल में बड़ी स्क्रीन पर अचानक एक कॉल आमंत्रण दिखाई दिया। अध्याय 92। क्या आप नए बच्चे को लाड़ प्यार करते हैं लेकिन बड़ों को नहीं? नन्हे लाडले ने रूहान देवनानी की ओर देखा, जो तुरंत मल्टीमीडिया रूम में गए, जल्दी से कीबोर्ड पर टैप किया और वीडियो कॉल कनेक्ट कर दिया। तभी सभी ने बड़े स्क्रीन पर सफेद बालों और युवा चेहरे वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, जो ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे और सुलेख ब्रश पकड़े हुए थे। दुनियादारी का कोई भी अनुभवी व्यक्ति जानता है कि ये वही मास्टर गिरीश हेगड़े हैं जिनका जिक्र मास्टर कैलाश वामन ने अभी किया था। सभी को नमस्कार। गिरीश हेगड़े ने ऊपर देखा और कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। अपनी काबिलियत दिखाने के इस मौके को देखते हुए पराग वालिया बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़े और बेशर्मी से उनके पास आए। नमस्ते टीचर गिरीश हेगड़े, मैं पराग वालिया हूँ। आपने मेरे पिताजी के लिए जो पेंटिंग बनाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपको रात के खाने पर बुलाऊं ताकि हम सुलेख और पेंटिंग पर चर्चा कर सकें? गिरीश हेगड़े ने उनके चापलूसी भरे अंदाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और पूछा, क्या युवा मित्र ऋत्विक ओबरॉय यहाँ हैं? ये शब्द कहते ही लगभग सभी ने ऋत्विक ओबरॉय की तरफ देखा। जो लोग ऋत्विक ओबरॉय का रास्ता रोक रहे थे वे एक तरफ हट गए, जिससे ऋत्विक ओबरॉय सीधे टीचर गिरीश हेगड़े से मिल सके।
ऋत्विक ओबरॉय को देखकर शिक्षक गिरीश हेगड़े मुस्कुराए और बोले, युवा मित्र ऋत्विक ओबरॉय वाकई उतने ही असाधारण हैं जितने वे फोटो में दिख रहे हैं। नन्हे अंगूर को गोद में लिए ऋत्विक ओबरॉय ने गुइहे से कहा, तारीफ के लिए शुक्रिया शिक्षक गुइहे। ऋत्विक ओबरॉय भी थोड़ा असमंजस में थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गुइहे से संपर्क करने में उनकी मदद किसने की थी। उनके लोग गिरीश हेगड़े जैसे सुलेख और चित्रकला के उस्ताद को नहीं जानते थे, न ही वे यशगिरी परिषद के किसी सदस्य को जानते थे। ये पेंटिंग आज जल्दी में बनाई गई है और यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं अभी तुम्हारा चित्र बना रहा हूँ। कृपया कुछ दिनों में मेरे साधारण निवास पर पधारें। शिक्षक गिरीश हेगड़े ऋत्विक ओबरॉय के प्रति विशेष रूप से सम्मानजनक थे और एक समझदार व्यक्ति भी समझ सकता था कि यह थोड़ी चापलूसी थी। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अपमानजनक नहीं समझोगे युवा मित्र, और इस बुजुर्ग को जरूर कुछ सम्मान दोगे। बैंक्वेट हॉल में सभी लोग फिर से ऋत्विक ओबरॉय को घूर रहे थे। ऋत्विक ओबरॉय वाकई कमाल के हैं, उन्होंने शिक्षक गिरीश हेगड़े से ऐसा व्यवहार करवाया। मुझे लगता है ऋत्विक ओबरॉय वाकई कुछ अलग ही हैं। भविष्य में हम सभी को उनके साथ ज्यादा विनम्र रहना चाहिए। आज सबसे ज्यादा अपमानित पराग वालिया हुआ। वह बस बड़े गर्व से कह रहा था कि दूसरों की पेंटिंग नकली होती हैं। अब किसी ने उसकी पेंटिंग को शुरू से अंत तक देखा भी नहीं है। शिक्षक गिरीश हेगड़े के रहते पराग वालिया पर नजर रखने की क्या जरूरत है। महेंद्र ओबरॉय पराग वालिया के साथ अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने एक गलत शर्त लगा ली। अगर मैं होता तो मैं अपने बेटे पर बहुत पहले ही फिदा हो जाता। वे आपस में बातें करते रहे, जिससे महेंद्र ओबरॉय का चेहरा पीला और फिर बैंगनी पड़ गया, जो एक बहुत ही भयावह दृश्य था। पराग वालिया इतना ईर्ष्यालु था कि वह लगभग अपने दांत पीस पीस कर चूर्ण बना रहा था। अभी उसे थोड़ी सी उम्मीद थी, वह ऋत्विक ओबरॉय को अपमानित होते देखना चाहता था, लेकिन अब उल्टा हो गया, उसके मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। उसे और भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि बैंक्वेट हॉल में मौजूद सभी औरतें अब ऋत्विक ओबरॉय को घूर रही थीं। इससे उसे लगा कि ऋत्विक ओबरॉय ने उसका सारा मजा लूट लिया है और उसने चाहा कि वह जाकर ऋत्विक ओबरॉय को फाड़ डाले। चिंता मत करो, हम अंकल के साथ तुम्हारे घर चलेंगे, नन्हे अंगूर ने ऋत्विक ओबरॉय की ओर से शिक्षक गिरीश हेगड़े से वादा करते हुए प्यार से कहा। शिक्षक गिरीश हेगड़े मुस्कुराए, फिर वीडियो में लंकेश राव के तीनों लोगों की ओर देखा। जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो तुम लोग मेरे लिए मिस्टर अरण्य सिटी का ध्यान रखना। उनके आसपास के लोग इन शब्दों का महत्व कैसे नहीं समझ सकते थे। उन्होंने ऋत्विक ओबरॉय की ओर देखा, फिर महेंद्र ओबरॉय की ओर। कुछ लोगों ने तो जानबूझकर यह भी कहा, मिस्टर ओबरॉय, आपका बेटा इतना प्रतिभाशाली है, आप उसके पास क्यों नहीं जाते। महेंद्र ओबरॉय की सांस फूल रही थी और उनका मन किसी को मारने का कर रहा था। ये लोग साफ जानते हैं कि वह इस समय कितने शर्मिंदा हैं। कविता ओबरॉय ने पक्षपातपूर्ण ढंग से सोचा, ये सब पराग वालिया को दिए जाने चाहिए थे, तो ऋत्विक ओबरॉय ने इन्हें क्यों छीन लिया। सिर्फ दादाजी ओबरॉय ने इन लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। उन्होंने तुरंत माहौल को शांत किया और खुशी खुशी सबको समूह से मिलवाया। हाँ, ये हमारे ओबरॉय परिवार का पोता है। अब से ओबरॉय परिवार इसी के हवाले रहेगा। दादाजी ओबरॉय ने ये शब्द कहे तो पराग वालिया का खून खौल उठा। उसने अविश्वास से बूढ़े को देखा। उसकी इतनी बदनामी हो चुकी है, बूढ़ा उसे सुधारने में मदद क्यों नहीं करता, बल्कि ऋत्विक ओबरॉय की मदद करता है। आखिर उस बूढ़े के साथ कौन पला बड़ा है। नौकरानी ने आगे जो कहा, उससे पराग वालिया और भी ज्यादा टूट गया। उसने उनसे ऋत्विक ओबरॉय के लिए शराब बनाने को कहा, लेकिन वह गलती से महेंद्र ओबरॉय को दे दी गई। महेंद्र ओबरॉय की दवा असर करने वाली थी, ये देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले को कैसे खत्म किया जाए। आखिरकार उन्होंने ऋत्विक ओबरॉय की तरफ देखा, दांत पीसते हुए कहा, ठीक है ऋत्विक ओबरॉय, मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये कहकर बिना किसी और के ध्यान देने का इंतजार किए उन्होंने अचानक अपना माथा पकड़ लिया, वहीं घूम गए और जमीन पर गिर पड़े। ऋत्विक ओबरॉय ने अपनी आंख के कोने से पराग वालिया की प्रतिक्रिया देखी। एक अभिनेता होने के नाते ऋत्विक ओबरॉय अच्छी तरह जानते थे कि पराग वालिया अभिनय कर रहे हैं। उन्होंने मन ही मन उपहास किया, ये सोचकर कि पराग वालिया का अभिनय वाकई बहुत बुरा था। बेहोश होने का नाटक करना बहुत बड़ा चढ़ाकर किया गया था। पराग वालिया को गिरते देख महेंद्र ओबरॉय, जिन्होंने शुरू में संघर्ष करने की कोशिश की थी, बेचैनी से दौड़कर आए और चिल्लाए, कोई मदद करो, मेरा बेटा गिर गया है, हमें उसे अस्पताल ले जाना होगा। आह फैंक, तुम्हें कोई चोट नहीं लग सकती, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ। कविता ओबरॉय महेंद्र ओबरॉय के पीछे पीछे गईं और अपने आंसू पोंछती रहीं। जैसे ही वे बाहर निकले, दादाजी ओबरॉय ने किसी और को अपने पीछे आने नहीं दिया। दादाजी ओबरॉय की धुंधली आंखों में उपहास की चमक थी। इस तरह का निकम्मापन सचमुच शर्मनाक है। अंत में जन्मदिन की पार्टी के मुख्य पात्र महेंद्र ओबरॉय चले गए और सबका ध्यान ऋत्विक ओबरॉय पर गया। लोगों ने ऋत्विक ओबरॉय की तारीफ की और उनका संपर्क विवरण पूछा। कई लोगों ने उनमें रुचि भी दिखाई।
हालांकि सायशा देवनानी की निगाहें कुछ ठंडी थी, इसलिए वे बात करते समय सावधानी बरत रहे थे। जैसे ही मेहमान धीरे धीरे चले गए, सिया सिन्हा और ओल्ड मास्टर सी अचानक ऋत्विक ओबरॉय के सामने प्रकट हुए। सिया सिन्हा ने सायशा देवनानी और चारों छोटी बच्चियों की ओर देखा, फिर उदारता से ऋत्विक ओबरॉय से कहा, ऋत्विक ओबरॉय, क्या हम बाहर जाकर बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, और सिर्फ तुमसे ही। ऋत्विक ओबरॉय ने मना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने पलटकर छोटी बच्चियों से कहा, बच्चियों, अंकल का यहीं इंतजार करो, ठीक है? चारों छोटी बच्चियां ऊपर से तो शांत दिख रही थीं, लेकिन अंदर ही अंदर बेहद चिंतित थीं। दूसरी तरफ का खुदाई करने वाला यंत्र उनके पास आ चुका है। मुझे बहुत डर है कि उनके पापा को ले जाया जाएगा। ऋत्विक ओबरॉय और सिया सिन्हा को बाहर जाते देख रूहान देवनानी चारों छोटी बच्चियों के सिर पर ठंडा पानी डालता रहा। बच्चियों, क्या तुम जानती हो कि अगर अंकल ऋत्विक ओबरॉय और सिया सिन्हा एक साथ हो जाएं तो क्या होगा? रूहान देवनानी ने पूछा। चारों छोटी बच्चियों ने सिर हिलाया। रूहान देवनानी ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा और शरारत से कहा, उनके अपने बच्चे होंगे और फिर तुम्हारे अंकल ऋत्विक ओबरॉय नए बच्चों को ज्यादा प्यार करेंगे और तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। चार छोटी बच्चियां, क्या तुम नए बच्चे को ज्यादा प्यार करती हो, पहले वाले को नहीं? ओमेगा ओ ओमेगा, आसमान टूट पड़ा। नन्ही अंगूर फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने पर बाकी तीन छोटी बच्चियां भी रोने लगीं। रूहान देवनानी चौंक गए, उनका आशय केवल बच्चों को चिढ़ाना था। अब हम क्या करें? मुझे तत्काल मदद चाहिए। अध्याय 93। पूर्वज अक्सर कहा करते थे कि जीवन बचाने वाले अनुग्रह का बदला अपनी जान देकर चुकाना चाहिए। पहले से ही अच्छे व्यवहार वाली छोटी लड़कियों को इतनी दयनीय रूप से रोते देखकर दादाजी ओबरॉय हैरान रह गए। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और मुंह बना लिया। हे भगवान, छोटी बच्चियों को रोते देखना कितना हृदय विदारक है। ये सोचकर बूढ़े व्यक्ति जल्दी से पास गए, दयालुता से नीचे बैठे और छोटी बच्चियों के आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़े। प्यारी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? छोटी लाडो ने जोर से सूंघा और फिर जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसे हिचकी आने लगी। इससे वह एक भी वाक्य पूरा नहीं कर पाए। छोटी लाडो को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी छाती को छुआ और भी जोर से रोई। सब खत्म हो गया। मेरे पिताजी किसी और औरत से बच्चा पैदा करने वाले हैं और वह मेरे परदादा के सामने शर्मिंदा हैं। क्या भविष्य में पिताजी उनसे और भी ज्यादा नफरत करेंगे? नन्ही लाडो और भी उदास हो गई, आंसू पोंछते हुए किसी बिल्ली के बच्चे की तरह दयनीय लग रही थी जिस पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। हाय रे, कितने दयनीय हैं ये लोग। दादा ओबरॉय को एहसास हुआ कि उनके पास चारों बच्चियों को मनाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह बस सायशा देवनानी की तरफ देख सकते थे। अध्यक्ष देवनानी, हम इन चारों बच्चियों का क्या करें? सायशा देवनानी की अभिव्यक्ति उसी क्षण से शांत रही जब उनकी बेटियां रोने लगीं। उन्हें अपनी बेटियों पर तरस नहीं आया, लेकिन उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। जब से उन्होंने बोलना सीखा है, तब से ये चारों बच्चियां इतनी उदास होकर नहीं रोईं। उन्हें लगता था कि वे स्वाभाविक रूप से भावनात्मक रूप से अलग थलग हैं और रोना या दुखी होना नहीं जानती। अप्रत्याशित रूप से ऋत्विक ओबरॉय से मिलते ही वे रो पड़ीं, जिससे वे सामान्य बच्चों जैसे प्रतीत होने लगे। सायशा देवनानी को अपनी बेटियों के सामान्य होते देख बहुत राहत मिली, लेकिन उन्होंने फिर से आसपास नजर दौड़ाई और देखा कि बाकी ओबरॉय परिवार उन्हें देख रहा था। बेटियों का लगातार रोना बिल्कुल अनुचित था। तभी सायशा देवनानी ने गंभीर भाव से कहा, पफ पेस्ट्री, अंगूर, चिपचिपे चावल के गोले, चेरी। अब मेरी बात सुनो। अपनी प्यारी माँ की आवाज सुनकर छोटी बच्चियों ने तुरंत अपने आंसू पोंछे, सलीके से घूमी और सायशा देवनानी के सामने खड़ी हो गईं। तुम उन्हें खोना नहीं चाहती, है ना? सायशा देवनानी ने पूछा। चारों बच्चियों ने सिर हिलाया। बेशक, उनके पिता उनके थे और कोई दूसरी औरत उन्हें उनसे दूर नहीं कर सकती थी। और पिता किसी और औरत से बच्चा पैदा नहीं कर सकता। उनके छोटे भाई बहन तो सिर्फ उनकी माँ से ही पैदा हो सकते हैं। तो फिर तुम्हें अपने फायदों का इस्तेमाल करके उन्हें अपना असली पिता बनाना सीखना होगा, सायशा देवनानी ने गंभीरता से कहा। दादाजी ओबरॉय, जो किनारे खड़े थे, पूरी तरह से असमंजस में थे। सायशा देवनानी किसकी बात कर रही थीं? और असली पिता बनने की? क्या इसका मतलब है कि वो सायशा देवनानी से शादी करने वाले हैं? सबसे पहले नन्ही लाडो ने प्रतिक्रिया दी। उसने अपना गोल मटोल सा हाथ उठाया और फिर बड़ी जिम्मेदारी से कहा, मम्मी, मैं समझ गई। इतना कहकर उसने नन्ही अंगूर का हाथ थाम लिया और फिर अपनी छोटी बहनों से हाथ मिलाने को कहा। बिल्कुल सही, वो खुद जाकर अपने पापा को वापस ले आएंगी। आखिर उनके पापा तो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। चारों छोटी बच्चियों को भागते देख रूहान देवनानी, जो पहले तो नेटिजन्स के सामने घुटने टेकने को बेताब थी, हैरानी से आंखें चौड़ी कर लीं। वो सायशा देवनानी के पास गया और भावुक होकर बोला, छोटी बुआ, तुम सच में बहुत चालाक और धोखेबाज हो। तुम तो अपनी ही बेटी के खिलाफ साजिश रच रही हो। सायशा देवनानी का चेहरा काला पड़ गया, उनकी आवाज रूखी और भावशून्य हो गई। एक चालाक और धोखेबाज बुढ़िया।
रूहान देवनानी को तुरंत एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा कह दिया है और गलती हो जाएगी, इसलिए वह झट से मुस्कुराया, अपनी बड़ी पूंछ हिलाए और शरीर को हिलाते हुए बोला, क्या मैंने अभी ये 2 शब्द कहे थे? नहीं, मैंने साफ साफ कहा था कि आप, आंटी, जवान और खूबसूरत हैं, बेहद खूबसूरत, सबकी प्यारी और सबकी तारीफ। अंकल आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सायशा देवनानी ने उसका कंधा थपथपाया और अचानक मुस्कुराए, रूहान देवनानी। रूहान देवनानी ने मुश्किल से निगला, उसकी जिंदादिली जाग उठी और उसने कान पकड़े और हिचकिचाते हुए कहा, आंटी, आपको मेरी कौन सी टांग चाहिए? असल में मेरी टांगें अच्छी नहीं हैं। वे मेरे अंकल जितनी लंबी या सीधी नहीं हैं। तुमने मेरा पैर तोड़ दिया और अब मुझे कृत्रिम पैर लगवाना चाहते हो। हमारे परिवार के पैसों की कितनी बर्बादी है। अगर ये मेरे चाचा पर खर्च किए जाएं तो हमारा पैसा ज्यादा सार्थक होगा। ये मेरे जैसे किसी पर बर्बाद करने लायक नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता? ओह बैकवर्ड ओह टिल्डर टिल्डर चाचा जी, जल्दी से यहाँ आइए। मैं इसे अकेले नहीं संभाल सकती टिल्डर टिल्डर टिल्डर। असल में सायशा देवनानी का रूहान देवनानी को सजा देने का कोई इरादा नहीं था। उसकी बातें सुनकर उसे कुछ अच्छा लगा, इसलिए उसने कहा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हारे पिताजी से किसी और दिन तुम्हारे लिए इसका इंतजाम करवा दूंगी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रूहान देवनानी ने अपनी प्यारी सी आंखें झपकाईं और मुस्कुराते हुए कहा, ब्लाइंड डेट्स की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक है जिसे मैं पसंद करती हूँ, बस मुझे अपनी मौसी की जरूरत है जो भविष्य में मेरी मदद करें। दोनों आदमियों के बीच की बातचीत ने दादाजी ओबरॉय को पूरी तरह से हतप्रभ कर दिया। बुजुर्ग को इस बात की बहुत उत्सुकता थी कि ये चाचा रूहान देवनानी असल में कौन हैं। क्या वो ऋत्विक ओबरॉय को भविष्य में उनसे संपर्क करवा सकते हैं, जिससे ओबरॉय परिवार का रास्ता साफ हो सके। बाहर बगीचे में सिया सिन्हा के जैद जैसे चेहरे पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी, जिससे उनके चेहरे के भाव और भी नाजुक लग रहे थे। उन्होंने अपनी लंबी, पतली, गोरी उंगलियों से बालों की एक लट को धीरे से उठाया और उसे कान के पीछे लगाया, फिर कुछ कदम ऋत्विक ओबरॉय के करीब आ गईं। ऋत्विक ओबरॉय ने उनकी ओर देखा, उनकी आंखों में कोई चाहत नहीं थी, बल्कि शांति थी। सिया सिन्हा हल्की सी मुस्कुराईं, फिर अपनी कलाई से बौद्ध प्रार्थना की माला उतारी और दोनों हाथों से ऋत्विक ओबरॉय को भेंट की। ये सच है कि उनके जैसी लड़की ऐसा कुछ कर रही है। ज्यादा परेशान करने वाली बात नहीं होगी। ऋत्विक ओबरॉय थोड़ा उलझन में थे। बौद्ध मालाएं देने का उनका क्या मतलब था? मिस्सी, ये ऋत्विक ओबरॉय, अब हम दोस्त हैं, है ना? सिया सिन्हा ने सीधे कहा। ऋत्विक ओबरॉय ने सिर हिलाया। हाँ, वे दोस्त हैं। दोस्तों के तौर पर आपके लिए मुझे मिस्सी कहना बहुत औपचारिक है। बस मुझे सिया सिन्हा कहो। सिया सिन्हा की आवाज में काफी मिठास थी। वह भोज में जैसी थी उससे बिल्कुल अलग थी। चमकदार चांदनी में उसके होठों की मुस्कान ने एक गहरा अर्थ ग्रहण कर लिया था। ऋत्विक ओबरॉय, तुम बौद्ध प्रार्थना माला की माला के बारे में भूल गए हो, है ना? ये सुनकर ऋत्विक ओबरॉय और भी उलझन में पड़ गया। इन प्रार्थना मालाओं का मुझसे क्या लेना देना है? उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी प्रार्थना माला को छुआ हो। सिया सिन्हा ने ईमानदारी से सिर हिलाया, उसकी आंखों में कोमलता का एक संकेत था। जाहिर है, क्योंकि तुम ही थे जिन्होंने मुझे प्रार्थना माला की यह माला दी थी, तुमने मेरी जान बचाई। उस समय वह केवल 16 वर्ष की थी और मृत्यु के कगार पर थी। ऋत्विक ओबरॉय किसी दिव्य शक्ति की तरह उसके सामने प्रकट हुए, उसे मुश्किल हालात से उबारा और उसके बचने की उम्मीद जगाए। ऋत्विक ओबरॉय सुनते सुनते और भी उलझन में पड़ गए। उन्हें सचमुच याद नहीं था कि वे सिया सिन्हा से पहले कभी मिले थे। इसके अलावा उन्हें यूं ही लोगों को बौद्ध मालाएं देने की आदत नहीं थी। हालांकि सिया सिन्हा का उनके प्रति रवैया वाकई अजीब था। वह ज्यादातर लोगों से ज्यादा उनके ज्यादा करीब थीं। मुझे पता था कि तुम भूल गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें उन बातों को याद रखने की जरूरत नहीं है जब तक मुझे याद है। सिया सिन्हा ने बोलते हुए ऋत्विक ओबरॉय को प्रणाम किया। उनके चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे और उन्होंने साहपूर्वक कहा, जैसा कि प्राचीन लोग कहते थे, जीवन बचाने वाले का कर्ज अपनी जान देकर चुकाना चाहिए। तुमने मेरी जान बचाए और अब मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर लो। मैं वादा करती हूँ कि मैं एक अच्छी पत्नी बनूंगी, तुम्हारे लिए ढेर सारे बच्चे पैदा करूंगी और तुम्हें एक खुशहाल परिवार दूंगी। चारों छोटी बच्चियां, जो अभी अभी दौड़कर आई थीं, एक साथ रुक गईं और सिया सिन्हा की तरफ देखने लगीं। अध्याय 94। हम उसकी बच्ची हैं। हालांकि चारों छोटी बच्चियों को लगा जैसे आसमान गिरने वाला है, लेकिन वे पहले की तरह नहीं रोईं। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठियां उठाकर एक दूसरे का उत्साहवर्धन किया। नन्ही लड्डू, हम कर सकते हैं। हम पापा को जरूर वापस ला सकते हैं। नन्ही अंगूर, हालांकि अंगूर सचमुच रोना चाहता है, लेकिन अंगूर को मजबूत होना चाहिए क्योंकि पापा को अंगूर का मुस्कुराना पसंद है और अंगूर पापा को निराश नहीं कर सकता। नन्ही चेरी, जो लड़कियां ज्यादा मुस्कुराती हैं उनकी किस्मत अच्छी होती है, इसलिए रो मत, अपनी मुस्कान से वक्री बुद्ध को मात दो।
नन्ही रसगुल्ला, अगर मैं नहीं रोती तो रोने वाली वो आंटी है जो मेरे बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रही है। खुद को खुश करने के बाद बच्चियों ने हाथ पकड़े और अरण्य नगर की ओर चल दी। ऋत्विक ओबरॉय, क्या सब ठीक है? क्या तुम मुझे तुम्हारा बदला चुकाने का एक मौका दे सकते हो? सिया सिन्हा की स्नेह भरी आंखों में डूब जाने की शक्ति से लहरें उठ रही थीं। अगर कोई और ऐसा कहता तो ऋत्विक ओबरॉय शायद तुरंत और ठंडेपन से मना कर देते, लेकिन सिया सिन्हा जवान थीं और काफी नाजुक लग रही थीं। उन्हें मना करने के लिए आहत करने वाली बातें कहना अनुचित होता। ऋत्विक ओबरॉय सोच ही रहे थे कि सिया सिन्हा को कैसे बताएं, तभी 4 छोटी बच्चियों ने उनका रास्ता रोक लिया। नन्ही लाडो ने अपनी बाहें क्रॉस की, सिर पीछे झुकाया और सिया सिन्हा को गौर से देखा। उसकी बचकानी आवाज में ठंडक का एहसास था जब वह बोली, आंटी सिया सिन्हा, हालांकि आप बहुत सुंदर और सुशील हैं और कई अंकल आपको पसंद करते हैं, लेकिन मुझे माफ करना अंकल ऋत्विक ओबरॉय आपको यह नहीं दे सकते। सिया सिन्हा ने भौहें चढ़ाईं, बच्चों, तुम्हारा क्या मतलब है? वह हमारा है। छोटी लाडो ने सिया सिन्हा की ओर देखा। हम उसके बच्चे हैं, उसके कानूनी बच्चे, एक असली बच्चा। ये सुनते ही सिया सिन्हा ने ऋत्विक ओबरॉय को घूर कर देखा। तो ऋत्विक ओबरॉय, तुम दोनों? ऋत्विक ओबरॉय भी थोड़ा हैरान हुए कि छोटी बच्चियां आकर सिया सिन्हा से ऐसी बातें क्यों कह रही हैं। हालांकि उन्होंने उनके लिए एक उपाय जरूर निकाला, अगर वह छोटी बच्चियों को ढाल की तरह इस्तेमाल करें तो सिया सिन्हा को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आंटी सिया सिन्हा, औरतों की समस्याएं हम औरतों को ही सुलझानी होती हैं। हम अंकल ऋत्विक ओबरॉय को मुश्किल में नहीं डाल सकते। नन्ही रसगुल्ला पहले से ही बहुत संयमित थी। अगर तुमने उसे अपनी जेब से स्टन गन निकालते नहीं देखा होता। सिया सिन्हा को चारों छोटी बच्चियां बहुत दिलचस्प लगी, लेकिन वह ऋत्विक ओबरॉय को छोड़ना नहीं चाहती थीं। इसलिए उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा, बच्चों, मैं उसके लिए तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं बड़ी हूँ और तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं वो काम कर सकती हूँ जो तुम नहीं कर सकते, और तुम्हारी माँ को तुम्हारा कोई भी लापरवाही भरा काम पसंद नहीं आएगा। तुम हमारी मम्मी नहीं हो, तुम्हें कैसे पता कि हमारी मम्मी नहीं मानती? छोटी रसगुल्ला ने कहा, यह इशारा करते हुए कि वह कुछ करना चाहती थी। जो लोग हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं उन्हें बलपूर्वक दबा देना चाहिए। नन्ही लाडो, इस डर से कि कहीं वे ऋत्विक ओबरॉय को डरा न दें, छोटी रसगुल्ला को रोक दिया और एक एक शब्द कहा, आंटी बहुत समझदार हैं, इसलिए उन्हें ऐसे किसी व्यक्ति से परेशान नहीं होना चाहिए जो उन्हें पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह मुड़ी, अपने नन्हे हाथ खोले और ऋत्विक ओबरॉय से बोली, पापा टिल्ड 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 मुझे गले लगाओ। इस समय ऋत्विक ओबरॉय ने आखिरकार देखा कि छोटी बच्चियों की आंखें लाल थीं। उन्होंने दया से शियाओ पफ को उठाया और अपनी उंगलियों से उसकी आंखों के कोनों को धीरे से पोंछा। पफ, तुम क्यों रो रही हो? ऋत्विक ओबरॉय का स्वर पहले से बिल्कुल अलग, कोमल था। नन्ही लाडो ने ऋत्विक ओबरॉय के कंधे पर सिर रखकर धीरे से कहा, एक दिन का अलगाव 3 पतझड़ों जैसा लगता है, मुझे पापा की बहुत याद आती है। नन्ही अंगूर ने भी ऋत्विक ओबरॉय की तरफ देखा। उसने मुंह बनाया, जोर से सूंघा और घुटकर बोली, पापा चलो घर चलते हैं, ठीक है? प्लीज बाकी आंटियों के साथ मत रहो, ठीक है? हालांकि नन्ही चेरी पूरे समय शांत रही, फिर भी उसने पलटकर ऋत्विक ओबरॉय को बेहद दयनीय नजरों से देखा और कहा, इस दुनिया में मेरे साथ ऐसा कोई नहीं हुआ। अगर पापा भी चले गए तो हमारी जिंदगी बंजर रेगिस्तान बन जाएगी और हम चलती फिरती लाशों जैसे हो जाएंगे। सिया सिन्हा, नहीं, ये बच्चे इतने खट्टे क्यों हैं? अगर ऋत्विक ओबरॉय उनकी चालों में फंस गए तो यह चमत्कार ही होगा। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि ऋत्विक ओबरॉय का ध्यान पूरी तरह से उन 4 छोटी लड़कियों पर था और उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने नन्हे लड्डू के चेहरे को धीरे से सहलाया, फिर नन्हे अंगूर, नन्हे डिम्पलिंग और नन्हे चेरी के सिर पर हल्के से हाथ फेरा और धीरे से कहा, बेवकूफ लड़की, डर मत। मैंने तेरे साथ रहने का वादा किया था, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? इतना कहकर वह सिया सिन्हा की तरफ हल्के से मुस्कुराया और बहुत ईमानदारी से बोला, सिया सिन्हा, मेरे लिए तुम्हारी भावनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन माफ करना, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि उसमें और कुछ समा सके। देखो, ये तो पहले से ही भरे हुए हैं, मैं किसी और को अंदर नहीं आने दे सकता। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपने लिए सही आदमी मिल जाएगा। इतना कहकर वह सिया सिन्हा की प्रतिक्रिया देखना बंद कर दिया और चारों छोटी बच्चियों के साथ जाने के लिए मुड़ गया। ऋत्विक ओबरॉय जानता था कि हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करना क्रूरता है जिसे वह पसंद नहीं करता, लेकिन यह उस लड़की के लिए सबसे अच्छी बात थी। अस्पष्टता केवल दुख ही पहुंचाती है। वह पराग वालिया जैसा आदमी नहीं था। उसकी दुनिया सीधी सादी थी, प्यार और नफरत साफ साफ परिभाषित थे। सिया सिन्हा अभी भी उस छोटी बच्ची और ऋत्विक ओबरॉय को अंतरंग होते देखकर सदमे में थी। वह कुछ देर तक वहीं सन्नाटे में खड़ी रही, फिर उसे होश आया। वो 4 छोटी बच्चियां ऋत्विक ओबरॉय को पापा कह रही थीं। ऋत्विक ओबरॉय ने इनकार नहीं किया और उनके बहुत करीब भी लग रहे थे। दूसरे शब्दों में,
ऋत्विक ओबरॉय छोटी बच्चियों की परवाह करते हैं। उन्हें सायशा देवनानी की परवाह है। सिया सिन्हा ने अपना सीना पकड़ लिया, उनकी चमकती आंखों पर वीरान उदासी छा गई। उन्हें लगा था कि इस बार वो ऋत्विक ओबरॉय से काफी पहले मिल गई हैं। पर फिर भी हम हार क्यों गए? उनसे पहले ऋत्विक ओबरॉय के साथ और लोग क्यों थे? क्या वो चारों बच्चे ऋत्विक ओबरॉय के बच्चे हैं? सायशा देवनानी के मन में ये अंदाजा आते ही उन्होंने घबराकर मुट्ठियां भींच लीं, सिर नीचे कर लिया और उंगलियां काट लीं, फिर 2 बार वहीं इधर उधर टहलीं। तभी लगा जैसे फैसला हो गया हो, और तभी कोई अपना फोन निकालकर फोन करता है। नमस्ते, मैं सिया सिन्हा हूँ। मैं आपसे 5 साल पहले ये सिटी में जो हुआ उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। पहले मुझे कुछ पुष्टि करनी है। जब ऋत्विक ओबरॉय छोटी बच्चियों को वापस ले गए तो दादाजी ओबरॉय को अचानक अस्पताल से फोन आया कि महेंद्र ओबरॉय की हालत ठीक नहीं है। कविता ओबरॉय रो रही थीं और दादाजी ओबरॉय से अस्पताल जाकर जिम्मेदारी संभालने का आग्रह कर रही थीं। दादाजी जानते थे कि वे ऋत्विक ओबरॉय को पसंद नहीं करते, और अगर वे ऋत्विक ओबरॉय को अपने साथ ले गए तो ऋत्विक ओबरॉय को जरूर डांट पड़ेगी। इसलिए दादाजी ओबरॉय ने ऋत्विक ओबरॉय को निर्देश दिया, पहले आप राष्ट्रपति देवनानी और बाकियों को वापस ले जाए। दादाजी अस्पताल के मामले को संभाल सकते हैं। ऋत्विक ओबरॉय ने बूढ़े की चिंता समझ ली और सिर हिलाते हुए कहा, दादाजी कृपया ध्यान रखें। श्री ओबरॉय को विदा करने के बाद ऋत्विक ओबरॉय और उनके साथी भी लिंकन में सवार हो गए। जैसे ही उनकी कार स्टार्ट होने वाली थी, एक खूबसूरत आकृति पीछे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। ये सिया सिन्हा हैं। उन्होंने हाथ उठाकर कार की खिड़की पर दस्तक दी, मानो जल्दी में हो, और कहा, ऋत्विक ओबरॉय, पहले बाहर आओ। मुझे तुमसे हमारे मामले पर फिर से बात करनी है। लेकिन जब ऋत्विक ओबरॉय ने उससे फिर से अपने पीछे आते देखा तो वह उससे बात करना नहीं चाहता था। उसका बड़ा हाथ अचानक सायशा देवनानी की कमर पर लिप गया। अध्याय 95 मैचिंग आउटफिट पहनना चाहती हैं सायशा देवनानी को आश्चर्य हुआ। उसने धीरे से उसके सिर के पिछले हिस्से को सहलाया और अपने होंठ उसके होंठों से लगा दिए। फिर एक ऐसी आवाज में जो सिर्फ वे दोनों ही सुन सकती थी, उसने कहा, सायशा देवनानी, मुझे माफ करना। ये कहकर उसने चुंबन को और गहरा कर दिया। कार में बैठी यामिनी ओबरॉय ने तुरंत चारों छोटी बच्चियों से अपनी आंखें ढकवाईं। रूहान देवनानी ने उत्साह से अपना फोन निकाला, चुपके से तस्वीर लेने के लिए एक अच्छा एंगल ढूंढा और जल्दी से उसे फैमिली ग्रुप चैट में पोस्ट कर दिया। जब सायशा देवनानी आखिरकार होश में आई तो ऋत्विक ओबरॉय ने उनकी सांसें रोक ली थीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और लगभग सहज ही ऋत्विक ओबरॉय के गले में बाहें डाल दी, उनके चुंबनों के साथ उठती गिरती रहीं। जब सिया सिन्हा ने बाहर से ये दृश्य देखा तो उनके दिल में एक तेज दर्द उठा। वह असल में ऋत्विक ओबरॉय से 5 साल पहले हुई घटना के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि चाहे वह कुछ भी कर लें, वह ऋत्विक ओबरॉय का दिल नहीं जीत पा रही हैं। वह सचमुच थोड़ी मूर्ख सी लग रही हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराईं और मुड़ गईं। चूंकि ऋत्विक ओबरॉय उन्हें इस तरह हार मानने पर मजबूर करना चाहते थे, इसलिए वह पहले चली जाएंगी, ताकि उनकी मिठास में अंधी न हो जाएं और अंततः सायशा देवनानी को नुकसान न पहुंचे। ये देखकर कि सिया सिन्हा जा चुकी हैं, ऋत्विक ओबरॉय ने धीरे से सायशा देवनानी को जाने दिया। सायशा देवनानी, जिसे उसने चूमा था, का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और उसकी आंखें चमक रही थीं और बेहद आकर्षक थीं। ऋत्विक ओबरॉय ने पाया कि भले ही उसने खुद को एक नेक इंसान बताया था, फिर भी सायशा देवनानी को इस तरह देखकर उसके दिल में भावनाओं की परतें उमड़ आईं। उसी पल उसे एहसास हुआ कि शायद वह सचमुच उससे प्यार करने लगा था। पापा, क्या अब हम अपनी आंखें खोल सकते हैं? नन्ही लाडो ने अपनी उंगलियां कस लीं और अचानक शरारत से पूछा। ऋत्विक ओबरॉय थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अरे नहीं, मैं तो सायशा देवनानी का इस्तेमाल करके सिया सिन्हा को फिर से ठुकराना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया कि छोटी छोटी बच्चियां वहां मौजूद थीं। क्या उसने हमारी मातृभूमि के सभी नन्हे मुन्ने फूलों को भ्रष्ट कर दिया है? हालांकि जैसे ही वह असहज और असमंजस में था, 4 छोटी बच्चियां अचानक उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। उन्होंने ऋत्विक ओबरॉय के गालों पर चुंबन किया, फिर प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे सबसे प्यारे भावों से देखा। छोटी लड्डू, पापा, मैंने तुम्हें किस किया तो अब तुम मेरे हो। मैं किसी और आंटी को खुद को मेरे हवाले करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। छोटी अंगूर ने भी कहा, हम तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा और तुम्हारा सबसे प्यारा आश्रय हैं, इसलिए तुम किसी और को ढूंढना मत, वरना हम बहुत दुखी हो जाएंगे, और जब हम दुखी होते हैं तो बहुत डर लगता है। सिर्फ छोटी रसगुल्ला गंभीर थी। उसने ऋत्विक ओबरॉय की तरफ देखा, फिर सायशा देवनानी की तरफ, और गंभीरता से कहा, पापा ने अभी अभी मम्मी को किस किया है, तो इसका मतलब है कि हम शादी कर रहे हैं। हाँ, शादी के इरादे के बिना किस करना बस मजाक है। रूहान देवनानी ने आग में घी डालते हुए कहा। सिर्फ छोटी चेरी ने अपनी माँ से नजरें मिलाईं और तुरंत समझ गई कि उसकी माँ क्या कहना चाहती है। फिर उसने ऋत्विक ओबरॉय का हाथ थाम लिया और कहा, पापा, अब आप किसिंग सीन नहीं करेंगे, है ना? ऋत्विक ओबरॉय,
तुम तो पहले से ही हम में से एक हो और फिर तुमने हमारी मम्मी को चूमा। तुम शायद किसी और को चूमना नहीं चाहोगे। लिटिल चेरी ने बोलते हुए अपनी ठुड्डी को छुआ और फिर बहुत गंभीरता से सोचा, आखिरकार पापा बहुत साफ सुथरे इंसान हैं और वो नहीं चाहते कि कोई और मम्मी को परोक्ष रूप से चूमे। ऋत्विक ओबरॉय एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर ध्यान से सोचा कि लिटिल चेरी ने क्या कहा था। मुझे अचानक उसकी बात समझ आ गई। क्या ये छोटी राजकुमारी ये कह रही है कि अगर वो किसी और के साथ किसिंग सीन फिल्माता है तो वो उसकी को स्टार सायशा देवनानी को किस करने के बराबर है? ओह, इस सीन के बारे में सोचकर ये थोड़ा विस्फोटक लगता है। वैसे भी उन्होंने रोमांस उपन्यासों से अपना नाम नहीं कमाया है, इसलिए अगर वो किसिंग सीन फिल्माना नहीं चाहते तो वो उन्हें फिल्माएंगे भी नहीं। बेतरतीब ढंग से बनाए गए उपन्यास। फिर ऋत्विक ओबरॉय ने हाथ बढ़ाकर लिटिल चेरी के बालों में हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो अंकल वादा करते हैं हम कोई किसिंग सीन नहीं फिल्माएंगे। ये सुनकर सायशा देवनानी की भौहें तन गईं। इस बीच रूहान देवनानी ने कार की सीट पर रखी आड़ू की लकड़ी को दर्द से देखा। अभी अभी जब लिटिल चेरी ने अपने चाचा से पूछा तो उसकी चाची पहले ही आड़ू की लकड़ी कुचल चुकी थी। उन्हें यकीन था कि अगर उनके चाचा एक चुंबन दृश्य फिल्माते हैं तो उनकी चाची अभिनेत्री से निपटने के लिए 108 हथियारे ढूंढ सकती हैं। आखिरकार निर्दयता उनकी चाची का स्वभाव है। कार के विला क्षेत्र में लौटने के बाद ऋत्विक ओबरॉय को तब याद आया कि शिक्षक गिरीश हेगड़े की पेंटिंग ओबरॉय परिवार में ही रह गई लगती है। वह महेंद्र ओबरॉय और उनके बेटे को पेंटिंग का फायदा नहीं उठाने देना चाहते थे। वह सोच ही रहा था कि ओबरॉय परिवार के बटलर को बुलाकर उसे भेजने में मदद करे या नहीं, तभी उसने देखा कि छोटा अंगूर पेंटिंग पकड़े हुए उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। पापा, आपका नन्हा गोल कीड़ा आ गया है। ये पेंटिंग अब वहां नहीं है। ऋत्विक ओबरॉय गए, नन्ही अंगूर को उठाया और उसके नन्हे चेहरे को छुआ। अंगूर बहुत बढ़िया है। क्योंकि अंगूर को अपने पिता की बुद्धिमत्ता और अपनी मां की अद्भुत सुंदरता विरासत में मिली है, इसलिए अंगूर बहुत चालाक है। नन्ही अंगूर ने कहा। उसकी आंखों में खूबसूरत छोटे सितारे चमक रहे थे। पापा, क्या हमें अंगूर को कोई इनाम देना चाहिए? ऋत्विक ओबरॉय मुस्कुराए। अंगूर को क्या इनाम चाहिए? नन्ही अंगूर ने ऋत्विक ओबरॉय के पीछे सायशा देवनानी को देखा, अपना चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, मुझे इनाम दो। हम कल मैचिंग कपड़े पहनेंगे। नहीं, सायशा देवनानी ने बेरहमी से बीच में ही टोक दिया। नन्ही अंगूर ने अपने गाल फुला लिए और अचानक निराश हो गई। ये देखकर ऋत्विक ओबरॉय जल्दी से सायशा देवनानी की ओर मुड़े और पूछा, बस मैचिंग कपड़े हैं, हम पहन सकते हैं, जियाओ पुताओ को निराश मत करना। वह सचमुच अपनी नन्ही परी को निराश नहीं देख पा रहा था। सायशा देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय को गौर से देखा, फिर उसकी कनपटियों पर हाथ रखते हुए समझाया, तुम्हें नहीं पता कि उसे किस तरह के पेरेंट चाइल्ड मैचिंग आउटफिट पसंद हैं। ये तो सायशा देवनानी के झिझकते चेहरे को देखकर ऋत्विक ओबरॉय के पास गोद में लिए नन्ही अंगूर से पूछने के अलावा कोई चारा नहीं था, ये कैसी लग रही है? नन्ही अंगूर ने पलकें झपकाई, म्याऊं म्याऊं की और फिर बोली, जाहिर है ये बिल्ली वाला आउटफिट है। मेरी बहन, मेरी छोटी बहन और मैं 4 पैरों वाली बिल्ली के बच्चे हैं। पापा बिल्ली के राजकुमार हैं और मम्मी बिल्ली की राजकुमारी। फिर हमारी मुलायम पूंछें और रोएदार कान हैं। रुआ टिल्ड टिल्ड रुआ टिल्ड टिल्ड टिल्ड। ये कितना आरामदायक है। जियाओ पुताओ की बात सुनकर ऋत्विक ओबरॉय को लगभग समझ आ गया कि सायशा देवनानी ने मना क्यों किया था। ये प्यारा स्टाइल वाकई सायशा देवनानी पर बिल्कुल नहीं जंच रहा। बिल्लियां कमाल की होती हैं। नन्ही अंगूरी ने उनके पहनावे की जोरदार सिफारिश की। इसी बीच रूहान देवनानी, जो ये सब देख रहा था, अचानक बोल पड़ा, बिल्लियां नहीं चलेंगी। जानू, तुम्हें पता होना चाहिए कि मादा बिल्लियां नर बिल्लियों से बहुत नफरत करती हैं। नन्ही अंगूरी ने अपनी उलझन जाहिर करते हुए पूछा, मादा बिल्लियां नर बिल्लियों को क्यों नापसंद करती हैं? रूहान देवनानी ने अपनी मौसी की तरफ देखा, फिर उनकी नज़र ऋत्विक ओबरॉय के पेट के निचले हिस्से पर पड़ी। उन्होंने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, एक भान उठाए और ऋत्विक ओबरॉय को देखकर मुस्कुराई। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? ऋत्विक ओबरॉय अवाक रह गए, उन्हें सचमुच समझ नहीं आया। अध्याय 96। कैटगल। ये देखकर कि ऋत्विक ओबरॉय को सचमुच समझ नहीं आया, रूहान देवनानी को अचानक लगा कि उन्होंने आखिरकार एक अंक जीत लिया है। उन्होंने अपनी ठुड्डी को छुआ, अपनी भौहें उठाईं और धूर्तता से मुस्कुराए। फिर वह तुरंत पलटी और छोटे अंगूर और अन्य को नौकरानी को सौंपते हुए बोली, बच्चों, हमारी मातृभूमि के छोटे फूलों को ये सुनने की अनुमति नहीं है कि हम क्या चर्चा करने वाले हैं। तुम सब अपने कमरों में जाकर आराम करो, बाकी हम बड़े लोग संभाल लेंगे। नन्ही अंगूर बैकक्वोट। उन्होंने बच्चे को पता भी नहीं चलने दिया। बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। एक बार बच्चा बड़ा हो गया तो तुम मुसीबत में पड़ ही जाओगी। हालांकि नन्ही अंगूर सचमुच रुकना चाहती थी, लेकिन आखिरकार सायशा देवनानी की नजरों ने उसे ऊपर जाने के लिए मनाया था। नन्हे मुन्नों की अनुपस्थिति में रूहान देवनानी ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, आंटी, क्या आप एक उच्च बुद्धि वाली महिला सीओ अंतर नहीं जानती?
सायशा देवनानी ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, मैं उतनी बोरिंग नहीं हूं जितना तुम सोच रहे हो, और फिर जूस डालने चली गईं। ऋत्विक ओबरॉय अवाक रह गए। आखिर अंतर क्या है? मुझे सस्पेंस में मत रखो। रूहान देवनानी ने आंखें सिकोड़ ली। उनका चुटीला भाव एक शियाओजियान जैसा था। जाहिर है एक नर बिल्ली है जिसके कांटे हैं। खांसी खांसी खांसी। सायशा देवनानी, जो शांति से पानी पी रही थी, जूस से घुट गई और लगातार खांसने लगी। ऋत्विक ओबरॉय का चेहरा रूहान देवनानी की बातों से पूरी तरह से फट गया था। अच्छा, रूहान देवनानी, क्या बस यही सब कर रहे हो? रूहान संभलने के बाद सायशा देवनानी ने उसे गंभीरता से देखा। हमेशा बेकार की चीजें मत देखा करो, वरना मैं तुम्हें एक ईमानदार इंसान बनने का तरीका सिखाने के लिए कुछ लोगों का इंतजाम कर दूंगी। रूहान देवनानी, ओह नहीं आंटी, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो बस जानवरों के नजरिए से देखा है। आप ये देखकर कि रूहान देवनानी इतना डरा हुआ था कि साफ साफ बोल भी नहीं पा रहा था, ऋत्विक ओबरॉय ने अपनी हंसी दबाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। युवक, जानवरों की दुनिया में हर चीज देखने लायक नहीं होती। रूहान देवनानी, मैं तो पहले ही रहम की भीख मांग चुका हूं। देवनानी परिवार के घर के माहौल के उलट महेंद्र ओबरॉय अस्पताल में कुछ तकलीफ में थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बुढ़ापे में उन्हें दवाइयां दी जाएंगी। खुशकिस्मती से उन्होंने अस्पताल में कोई बड़ी परेशानी नहीं खड़ी की, लेकिन अपनी पत्नी कविता ओबरॉय के हाव भाव देखकर उन्हें अचानक एक ख्याल आया। पत्नी, महेंद्र ओबरॉय ने हाथ उठाकर कविता ओबरॉय की ओर इशारा किया। कविता ओबरॉय अभी भी उसकी पिछली प्रतिक्रिया से असंतुष्ट थी। पापा तुम्हें संभालने के लिए गए थे। देखो, तुम्हें अपने बड़ों की जरा भी इज्जत नहीं है। तुम ऐसी दवा कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? महेंद्र ओबरॉय ने आह भरी, मेरे साथ धोखा हुआ है। जानू, पराग वालिया कैसा है? पराग वालिया की हालत के बारे में बात करते हुए कविता ओबरॉय का दिल टूट गया और वे रोने ही वाली थीं। चीजें कितनी बेहतर हो सकती हैं। आहफैंग आज हंसी का पात्र बन गया है। ये सब उस बदतमीज ऋत्विक ओबरॉय की गलती है। महेंद्र ओबरॉय की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। अगर ऋत्विक ओबरॉय ने जानबूझकर दिखावा न किया होता तो हम इस हालत में न होते। हाँ, मैंने ऐसे बच्चे को जन्म ही क्यों दिया? कहते हुए कविता ओबरॉय ने महेंद्र ओबरॉय को तिरस्कार से देखा। गलती तुम्हारी भी है। अगर उस औरत ने उसे चुराकर इतना कृतघ्न न बनाया होता। कम ही लोग जानते हैं कि कविता ओबरॉय की ऋत्विक ओबरॉय से नफरत इसलिए नहीं थी कि वह पराग वालिया के प्रति पक्षपाती थीं, बल्कि इसलिए थी क्योंकि ऋत्विक ओबरॉय को उनके प्रेम प्रतिद्वंदी ने चुरा लिया था। ऋत्विक ओबरॉय की पूर्व दत्तक मां का बचपन में महेंद्र ओबरॉय के साथ अफेयर था, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई। इसलिए जब उसे पता चला कि ऋत्विक ओबरॉय उस औरत के परिवार में पला बड़ा है, तो उसने अपनी सारी नफरत ऋत्विक ओबरॉय पर उतार दी। ऋत्विक ओबरॉय को देखते ही उसे वह औरत तुरंत नजर आने लगी। हालांकि ऋत्विक ओबरॉय उसका बेटा था, फिर भी वह उस बच्चे से तुरंत प्यार करने के लिए खुद को मना नहीं पाए। महेंद्र ओबरॉय कविता ओबरॉय के विचारों से वाकिफ थे, लेकिन उनके विचार कविता ओबरॉय से अलग थे। वह ऋत्विक ओबरॉय को वह पारिवारिक संपत्ति नहीं देना चाहते थे जिसका वह हकदार था। वह बस इस बेटे को पसंद नहीं करती। इसके अलावा पराग वालिया ने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में किसी को नहीं बताया था। वह पराग वालिया को जिम्मेदारी सौंपने से पहले सब कुछ ठीक कर लेना चाहते थे। ये सब सोचते हुए उन्होंने कविता ओबरॉय को एक धूर्त मुस्कान के साथ देखा। पत्नी, पहले मेरी गलती थी, अब से मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा, ठीक है? तुमने यह बात इतनी बार कही है, मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी यकीन नहीं होता। कविता ओबरॉय ने आंखें घुमाईं, पर मन ही मन खुश भी थी और महेंद्र ओबरॉय की मीठी बातों में आ गईं। ठीक है, अगर तुम फिर से मेरे बच्चे की मां बनोगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना अच्छा हूं। महेंद्र ओबरॉय ने अचानक कविता ओबरॉय के पेट पर हाथ रख दिया। ये सुनते ही कविता ओबरॉय की आंखें चौड़ी हो गईं, उनका चेहरा अविश्वास से भर गया। तुम पागल हो, मैं लगभग रजोनिवृत्ति की अवस्था में हूं। और अगर उस उम्र की कोई बच्चा पैदा करे तो क्या उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा? उसकी हिम्मत नहीं होगी। महेंद्र ओबरॉय ने कहा, तुम हमेशा 18 साल की ही रहोगी, मुझे तुम पर विश्वास है। ऐसी बातें मत करो। कविता ओबरॉय ने आह भरी। कुछ भी हो, फिर भी उसने बच्चे के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। लेकिन महेंद्र ओबरॉय ने पहले ही उसे चूमना और गले लगाना शुरू कर दिया था और यहाँ तक कहा था, मैं वास्तव में नहीं चाहता कि हमारे परिवार की संपत्ति बाहरी लोगों के हाथों में जाए। आप जानते हैं, पराग वालिया का हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। वह छोटा सा बदमाश ऋत्विक ओबरॉय फिर से किसी और के साथ एक ही तरफ है। हमें एक और बच्चा पैदा करना होगा, तभी हमें भविष्य के लिए आशा होगी। ये सुनकर कविता ओबरॉय का रुख थोड़ा नर्म हुआ। उन्हें पता भी नहीं था कि पराग वालिया उस समय वार्ड के बाहर थे और उन्होंने ये बातें सुन लीं। पराग वालिया ने पहले तो एक आज्ञाकारी बेटे जैसा दिखावा किया, लेकिन ये सुनकर उनका चेहरा भयानक रूप से उदास हो गया। वह वहीं खड़े रहे, दांत पीसते हुए और 2 ठंडी सिसकारियां छोड़ते हुए। बहुत अच्छा,
मैंने उन दो बेरहम बुजुर्गों को खुश करने के लिए कितनी मेहनत की है। अगर बच्चे पैदा करने हैं तो करो और करो, लेकिन उन्हें बड़ा किया जा सकता है या नहीं, यह अलग बात है। सोचने के बाद पराग वालिया मुड़े और छत पर चले गए। वह छत पर खड़े हुए अपना फोन निकाला, एक नंबर ढूंढा और फिर एक खास तौर पर दुखी स्वर में बोले, माँ, मैं हूँ, मुझे आपकी याद आती है। उन सब ने मुझे बहुत तकलीफ दी, वे बहुत डरावने हैं। ये सुनकर दूसरी तरफ वाला व्यक्ति तुरंत चिंतित हो गया। अच्छा बेटा, रो मत, माँ को धीरे से बता, वापस आओ और मेरा साथ दो। तुम्हारे बिना मुझ जैसे भोले भले को देर सवेर मौत के घाट उतार दिया जाएगा, पराग वालिया ने दयनीय भाव से कहा। दूसरी तरफ बैठी औरत ने अपने बगल में बैठे लगभग 300 पाउंड के मोटे आदमी की तरफ देखा, दांत पीसते हुए बोली, फैंग, मुझे कुछ दिन और दे दो, मैं जरूर वापस जाऊंगी। मेरे पास और कोई नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। माँ, मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, फैंग, रो मत। कुछ पल पराग वालिया को दिलासा देने के बाद औरत उस मोटे आदमी की बाहों में प्यार से लिपट गई और बोली, सुना, मेरे बेटे के साथ अन्याय हुआ है। मैं राजधानी के मामलों में दखल नहीं दे सकती, लेकिन तुम अपना गंदा काम किसी और से करवा सकते हो, मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगी। बोलते हुए मोटे आदमी की आंखों में द्वेष भर गया। यहाँ सब कुछ ठीक हो जाने के बाद हम कुछ दिनों में वापस चले जाएंगे। राजधानी में मेरा दुश्मन अभी भी वही है, उसने मुझे लगभग अपंग बना दिया था और मैं उसे सजा दिए बिना नहीं छोड़ सकती। देर रात ऋत्विक ओबरॉय अपने कमरे में चीखते रहे। उन्हें अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। जैसे ही वह अपने कपड़े लेने उठे, उन्होंने अचानक कमरे का दरवाजा धक्का देकर खुलते देखा। नींद में चलने वाली सायशा देवनानी कैटेगरल कॉस्प्ले पोशाक पहने सीधे उनके पास चली आईं। अध्याय 97। विवाहित पति सायशा देवनानी का कॉस्प्ले पोशाक बेहद हल्के और पतले कपड़े से बना था और अपनी लंबी और सीधी टांगों के साथ वह रात की रोशनी में विशेष रूप से आकर्षक लग रही थी। सायशा देवनानी। ऋत्विक ओबरॉय खड़े हुए और सायशा देवनानी के सामने हाथ हिलाया। सायशा देवनानी ने ज्यादा जवाब नहीं दिया। ऋत्विक ओबरॉय ने आह भरी, ये सोचकर कि क्या वह फिर से नींद में चल रहे हैं। पजामा पहने नींद में चलने पर तो उसे पहले से ही खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब इस मोहकलेस वाली कैटेगरल पोशाक में उसे मानो जान ही निकल गई। ऋत्विक ओबरॉय ने खुद पर काबू रखने की पूरी कोशिश की, फिर बिस्तर पर बैठ गए, अपने और सायशा देवनानी के बीच दूरी बनाना चाहते थे। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, सायशा देवनानी उतनी ही उनके करीब आती गईं। सायशा देवनानी तो बिल्ली की तरह व्यवहार कर रही थी, अपना सिर ऋत्विक ओबरॉय की छाती से रगड़ रही थी और उनके कंधों से भी चिपक रही थी। ये हरकत ऐसी थी जैसे कोई बिल्ली का बच्चा अपने मालिक पर निर्भर हो। ऋत्विक ओबरॉय सायशा देवनानी के शरीर की मीठी खुशबू को भी साफ साफ सूंघ सकते थे। सायशा देवनानी, प्लीज रुको, मुझे डर है कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। सायशा देवनानी उसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन पा रही थी, वह अपनी किस्मत आजमा रही थी। ऋत्विक ओबरॉय के और भी करीब आ रही थीं। यहाँ तक कि उनकी लंबी गोरी टांगें भी ऋत्विक ओबरॉय की कमर से लिपटी हुई थीं। धमाका। ऋत्विक ओबरॉय को ऐसा लगा जैसे कोई डोरी पूरी तरह से टूट गई हो और वह पलटा और सायशा देवनानी को अपने नीचे दबा लिया। सायशा देवनानी चुपचाप लेटी रहीं, उनकी बड़ी बड़ी आंखों में मानो पूरी आकाशगंगा समा गई हो। उनकी मुड़ी हुई पलकें हल्की सी कांप रही थीं और उनके पतले होंठ भी हल्के से हिल रहे थे, मानो किसी को आमंत्रित कर रहे हों। ऋत्विक ओबरॉय की सांसें धीरे धीरे पास आते हुए थोड़ी तेज हो गईं। सायशा देवनानी, क्या तुम जानती हो? जैसे ही वह सायशा देवनानी को चूमने वाले थे, अचानक उनका फोन बज उठा। उस फोन कॉल के बाद जो आवेग उन्हें पहले महसूस हुआ था, वह तुरंत गायब हो गया। उन्होंने अपनी कनपटियां रगड़ी, फोन उठाया और पूछा, सुहानी रॉय, क्या कुछ गड़बड़ है? स्वर कुछ गंभीर था। सुहानी रॉय ने भौहें चढ़ाईं। ऋत्विक ओबरॉय, जिस तरह से तुम इतने असंतुष्ट लग रहे हो, क्या मैंने तुम्हारे अच्छे समय में खलल डाला? नहीं, बकवास बंद करो। ऋत्विक ओबरॉय ने अपने नीचे सायशा देवनानी की ओर देखते हुए पछतावे से भरकर कहा। वह अभी लगभग एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहे थे। तो फिर मुझे तस्वीरें भेजकर साबित करो कि तुम किसी औरत के साथ झूठ नहीं बोल रहे हो और मैं तुम पर यकीन करूंगी, सुहानी रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ऋत्विक ओबरॉय को थोड़ा अपराध बोध हुआ और उन्होंने सीधे कहा, तुम बहुत बोरिंग हो, मैं तुम्हारे जैसे किसी को कुछ भी साबित करने की जहमत नहीं उठा सकता। इतना कहकर उन्होंने फोन काटने की कोशिश की। इस बीच सुहानी रॉय जानती थी कि वह ऋत्विक ओबरॉय को और भड़का नहीं सकती, इसलिए उन्होंने जल्दी से धीमे स्वर में कहा, ऋत्विक ओबरॉय, नाराज मत होइए, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। कुछ हुआ? ऋत्विक ओबरॉय ने देखा कि सुहानी रॉय की आवाज आंसुओं से कांप रही थी। सुहानी रॉय वास्तव में ऋत्विक ओबरॉय के सामने अपनी कमजोरी उजागर नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस पल वह अपनी आवाज में सिसकी भरकर केवल इतना ही कह सकी, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं कंपनी में वापस जाकर मदद करूं।
हमारा सामान विदेश में जब्त कर लिया गया है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूं कि आप मुझे उस एजेंट से संपर्क करने के लिए कोई ढूंढने में मदद करें जिसका कोड नेम यू है। आज जब उसने रिपोर्ट देखी तो उसे पता चल गया कि सिर्फ वही व्यक्ति इन मामलों में मदद कर सकता है। कितना? ऋत्विक ओबरॉय ने पूछा। ये लगभग 1 अरब है, सुहानी रॉय ने आह भरी। मेरे पिताजी को लगा कि यह पैसा कमाने का पक्का तरीका है, इसलिए उन्होंने परिवार का ज्यादातर पैसा ले लिया। और वह मेरे चचेरे भाई को इसमें घसीटना नहीं चाहते थे, इसलिए हमें इसे खुद ही संभालना पड़ा। ऋत्विक ओबरॉय, मेरे चचेरे भाई को मत बताना। अगर मैं इससे उबर पाई तो मैं उस बॉस यू को एक बड़ा तोहफा दूंगी। जरूरत नहीं है। ऋत्विक ओबरॉय जानते थे कि सुहानी रॉय का उनसे मदद मांगने की पहल करना स्थिति काफी गंभीर होनी चाहिए, लेकिन इस बार सुहानी रॉय बहुत गंभीर थी। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं आपको अपने शरीर से बदला दूंगी। उसे इसकी जरूरत नहीं है। ऋत्विक ओबरॉय हंसे। इसकी चिंता मत करो, तुम वो नहीं हो। तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे पसंद नहीं करेगा? अगर वो मुझसे बेपनाह प्यार करने लगे और मुझसे शादी करना चाहे तो? सुहानी रॉय ने सहजता से कहा। दरअसल उसने पहले ही मन बना लिया था कि जब उसके दिल में कोई होता है तो बाकी सब बस समझौता होता है। वो जिंदगी में कभी भी सहजता से शादी नहीं करेगी। ऋत्विक ओबरॉय मुस्कुराए। तो फिर तुम बाद में कोशिश कर लेना। तुम खुद को क्या समझते हो? बस तुम रुको, मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा। इतना कहकर सुहानी रॉय ने जम्हाई ली। मैं तुम्हारे साथ अपना समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी हूँ। मैं सोने जा रही हूँ। भाई, मुझे उम्मीद है कि तुम एक मीठा सपना देखोगे। ऋत्विक ओबरॉय, बिल्कुल बुरा दोस्त। फोन रखने के बाद ऋत्विक ओबरॉय ने अपने नीचे सायशा देवनानी को, फिर अपने निकम्मे भाई को देखा और फिर बिस्तर से उठकर सायशा देवनानी को ध्यान से कंबल ओढ़ाया। वह बस बाथरूम में जाकर ठंडा पानी ही ले सका। जैसे ही बाथरूम में बहते पानी की आवाज गूंजी, उस महिला ने मुलायम बड़े बिस्तर पर अपनी आंखें खोलीं। चांदनी में उन चमकती आंखों में एक अस्पष्ट रंग था। अगले दिन ऋत्विक ओबरॉय सुबह सुबह अपने बाल और मेकअप करवाने के लिए एक स्टूडियो ढूंढने वाले थे, क्योंकि आज लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन घर से निकलने से पहले ही दादाजी ओबरॉय का फोन आया। दादाजी, कुछ गड़बड़ है क्या? ऋत्विक ओबरॉय ने पूछा। दादाजी ओबरॉय ने आह भरी। अचेन, तुमने कल यान यान से क्या कहा था? ऋत्विक ओबरॉय अचंभित रह गए। उन्होंने कल रात सिया सिन्हा को मना कर दिया था। क्या सिया सिन्हा ने कुछ ऐसा किया था जिससे सब गलतफहमी में पड़ गए? उन्होंने फोन करके बताया कि यान यान अचानक बीमार पड़ गई है और अब वह कोई भी दवा नहीं लेगी, चाहे कोई भी उसे दवा लेने के लिए कहे। दादा ओबरॉय ने आह भरी। अचेन, क्या तुम यान यान से प्यार नहीं कर सकते? उन्हें अपने पोते के चरित्र पर भरोसा था और उन्हें लगता था कि उसने कल रात सिया सिन्हा को कभी परेशान नहीं किया होगा, इसलिए उसने बस इतना ही कहा कि उसने सिया सिन्हा की भावनाओं को नकार दिया। सिया सिन्हा बहुत अच्छी बच्ची है। वह कोमल और उदार है और अभी बहुत छोटी है, लेकिन जब दिल के मामलों की बात आती है तो अगर उनके पोते को कोई पसंद नहीं आता तो वे उसे अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और यह नहीं कह सकते कि उसे उस लड़की से शादी करनी ही होगी। ये बिल्कुल अनुचित है। ऋत्विक ओबरॉय को उम्मीद नहीं थी कि कल रात घर लौटने के बाद सिया सिन्हा बीमार पड़ जाएंगी। उन्होंने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए कहा, दादाजी, मुझे सिया सिन्हा पसंद नहीं है। मैं एक अच्छी लड़की को रोकना नहीं चाहता। चूंकि तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हें पसंद नहीं है तो उसे एक बड़े भाई और दोस्त की तरह मनाने की कोशिश करो। अगर कोई लड़की बीमार है और अपनी दवा नहीं लेती तो उसे और भी समस्याएं होंगी। दादाजी ओबरॉय ऋत्विक ओबरॉय को मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ यही सुझाव दिया कि ऋत्विक ओबरॉय सिया सिन्हा को मना लें। दादाजी, मुझे आज लॉन्च इवेंट में जाना है। मैं अपना काम खत्म करने के बाद सिया सिन्हा को फोन करूंगा, ठीक है? ऋत्विक ओबरॉय जानते थे कि सिया सिन्हा की समस्या चंद शब्दों में नहीं बताई जा सकती, इसलिए बेहतर होगा कि पहले काम निपटा लिया जाए। तो फिर मैं तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुम्हें ले जाऊंगा। हम दोनों सिन्हा परिवार के घर यान यान को मनाने चलेंगे, ठीक है? फोन रखते ही ऋत्विक ओबरॉय ने देखा कि सायशा देवनानी, वो कैटेगरल जो पिछली रात उनके कमरे में थी, अब नाश्ता कर रही थी, काले रंग की वर्दी पहने और भावशून्य। उसकी नजर उसके फोन पर पड़ी। ऋत्विक ओबरॉय ने अनजाने में अपना फोन उसे दे दिया, फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी मानसिकता एक शादीशुदा आदमी जैसी कैसे है जो अपनी मर्जी से अपना फोन दे देता है। अध्याय 98। तो हिंसा से समस्याएं हल नहीं हो सकती। सायशा देवनानी को ऋत्विक ओबरॉय का फोन चेक करने की आदत नहीं थी, लेकिन उसकी हरकतें देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। पता चला कि ऋत्विक ओबरॉय उसे ये बातें जरूर दिखाते होंगे। क्या वो दिल से अलग है? सायशा देवनानी का फोन न उठाते देख ऋत्विक ओबरॉय बोले, मेरे दादाजी ने फोन किया था। उन्होंने कहा था कि सिया सिन्हा बीमार हैं, लेकिन वो कोई इलाज नहीं करवाएंगी। दादाजी चाहते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं उनके साथ सिया सिन्हा से मिलने जाऊं।
पापा, नन्ही लाडो ने अपना चेहरा हाथों में लेकर कहा, फिर अचानक गंभीर होते हुए बोले, क्या होगा यदि आप बाघ की मांद में घुसे मेमने की तरह हो जाएं? डरो मत बेबी, कोई मुझे वो काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो मैं नहीं करना चाहती। ऋत्विक ओबरॉय ने बच्ची का सिर प्यार से सहलाया और प्यार से मुस्कुराए। नन्ही लाडो को मानो एक बहुत ही जरूरी बात समझ आ गई हो। उसने अपनी प्यारी आंखें झपकाईं और कहा, तो तुम हमारे साथ इसलिए हो क्योंकि तुम चाहती हो? ऐसा इसलिए क्योंकि पापा ने मम्मी को पसंद करने की पहल की थी। ऋत्विक ओबरॉय दंग रह गए। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे बच्ची के बिछाए एक बड़े जाल में फंस गए हैं, लेकिन वे ऐसा करने के लिए ज्यादा तैयार लग रहे थे। आखिरकार नन्ही लाडो वाकई बहुत प्यारी थी। हाँ, अंकल को आप लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, ऋत्विक ओबरॉय मुस्कुराते हुए बोले। इस हम में मम्मी भी शामिल हैं, नन्ही लाडो ने अपनी मां की ओर देखते हुए कहा। कैरट कैरट मम्मी, क्या तुमने देखा? बच्ची आपके लिए कुछ खाने की मांग कर रही है। ऋत्विक ओबरॉय ने सायशा देवनानी की तरफ देखा, याद करते हुए कि कैसे उन्होंने कल रात लगभग जानवरों जैसा व्यवहार किया था। 2 बार खांसा और गंभीर स्वर में कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे राष्ट्रपति देवनानी मिले, तो मम्मी तुम्हें और भी ज्यादा खुशकिस्मत देंगी। ये कहकर नन्ही लाडो ने अपनी मां को आंख मारी और खुश होकर बोली, चलो पापा को साथ में विदा करते हैं। ठीक है। सायशा देवनानी ने भौहें चढ़ाईं, उसकी तो ऐसी ही योजना थी। आखिरकार नाश्ते के बाद ऋत्विक ओबरॉय सायशा देवनानी और उनकी बेटी के साथ निकल पड़े। जिस स्टाइलिंग स्टूडियो में वे जा रहे थे उसकी सिफारिश सुहानी रॉय ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने कई पुरस्कार विजेता अभिनेताओं को स्टाइल किया है और इंडस्ट्री के पुरुष सेलिब्रिटीज को ये जगह बहुत पसंद है। जब ऋत्विक ओबरॉय पहुंचे तो 1000 चेहरों वाला ये शख्स पहले से ही गुस्से में था। अरे कितनी बार कहा है, ये सब बकवास मुझ पर मत थोपो। अपनी हैसियत के हिसाब से मैं यूं ही फ्रीलांस काम नहीं कर सकता। बोलते बोलते उस आदमी ने ऋत्विक ओबरॉय की तरफ उंगलियों से एक नाजुक इशारा किया और रूखेपन से कहा, हाँ शक मत करो, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। सुहानी रॉय को फिर क्या हो गया? बता दूं, अगर वो सुहानी रॉय की कजिन सायशा देवनानी भी होती तो भी मैं उन्हें पहचान नहीं पाता। मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ, एक आला दर्जे का कलाकार, और मैं थोड़े से पैसे के लिए झुकने वाला नहीं हूँ। ऋत्विक ओबरॉय, मेडिसन की बात पर दिल पर मत लेना, वो बिल्कुल ऐसा ही है। अजीब गुस्सैल मिजाज का एक स्टाफ सदस्य ने ऋत्विक ओबरॉय से फुसफुसाते हुए कहा, मैं यूमो से फिर बात करूंगा और तुम्हारे लिए अगले दरवाजे का इंतजाम करूंगा। जब मेडिसन किसी दिवा की तरह पेश आती है तो स्टाफ अक्सर यही करता है, लेकिन आज मेडिसन किसी से नाराज लग रहा था। उन्हें ऋत्विक ओबरॉय को अगले दरवाजे पर भेजते देख उसने कमर पर हाथ रखकर कहा, यहाँ वापस आ जाओ सब। मेरे हुक्म के बिना इन बदमाशों को अगले दरवाजे पर धकेलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बार फिर अराजकता पर जोर दिया गया है। कार में बैठी छोटी बच्ची मीडिया से संपर्क करने ही वाली थी क्योंकि आज वो अपने पापा को बड़ी सुर्खियां देने वाली थी। तभी उसने अचानक देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। बच्ची ने कहा कि वो बहुत दुखी है। मम्मी, उस इंसान को क्या हो गया है? वो हमारे पापा के लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रही है? नन्ही लाडो ने कहा, उसे वो इंसान बहुत अजीब लगा। सायशा देवनानी ने उसे देखा और समझ गई, मेडिसन, तुमने हाल ही में एक महिला उद्योगपति के साथ संबंध बनाए हैं। क्या दुनिया में तुमसे ज्यादा अमीर कोई महिला अरबपति है? नन्ही लाडो ने कहा कि अगर होती तो वो जाकर उसे मार डालती। हम किसी को भी अपनी मम्मी से आगे नहीं बढ़ने दे सकते। सायशा देवनानी एक नज़र में ही समझ गईं कि उनकी बेटी क्या सोच रही है और उन्होंने शांति से कहा, तुम लड़कियां हो, इतनी हिंसक नहीं हो सकती। तो हम बस खड़े होकर पापा को तंग होते देखेंगे। वो तुम्हारे पति हैं, नन्ही लाडो ने उसे याद दिलाया। छोटी अंगूरी ने कहा, मम्मी, एक पत्नी तो ये बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक बेटी नहीं। अगर आप कोई कदम नहीं उठाएंगी तो हम उसका सिर फोड़ देंगे। अपनी बेटियों की इस बेरुखी को समझते हुए सायशा देवनानी हंसी भी और गुस्सा भी। उन्होंने कहा, मेडिसन के रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुम्हारे पिता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएंगे। हिंसा से कुछ हल नहीं होगा। चारों छोटी बच्चियां सोच रही थीं कि क्या ये वाकई इतनी परेशानी वाली बात है। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि उनकी शांत मां ने अपना फोन उठाया, कॉल किया और फिर कहा, ये रहा पता। 1 घंटे के अंदर मैं चाहती हूं कि उसका घर का दरवाजा उड़ा दिया जाए। दूसरी तरफ वाले सन रह गए। नहीं मिस लियू, क्या ये वाकई इतनी हिंसा है? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? उसके आदमी ने मेरे आदमी को धमकाया। सायशा देवनानी ने सहजता से कहा, उसे चेतावनी दे दो, अगर वो अभी नहीं संभली तो अगला बम उसके सिर पर गिरेगा। चारों छोटी लड़कियां, मम्मी, आपने कहा था न कि हिंसा से समस्याएं हल नहीं होती, लेकिन लगता है उनकी मां इस तरह ज्यादा असरदार हैं। मैंने कुछ सीखा है, अगली बार जब कोई पापा को धमकाए तो उनके सिर के ऊपर से बम गिरा देना। ऋत्विक ओबरॉय को मेडिसन अभी भी रोक रही थी। अरे कुछ तो बोलो,
क्या तुम मुझे अपने बाल बनाने देने के लायक भी हो? मेडिसन ने ऋत्विक ओबरॉय की तस्वीर लेने के लिए अपना फोन बढ़ाते हुए कहा। लेकिन ऋत्विक ओबरॉय ने उसकी कलाई पकड़ी और सीधा फोन ले लिया। अगर टीचर को बाल नहीं बनवाने हैं तो मना कर दो। तस्वीरें क्यों खींचवा रहे हो? क्या कोई उसे जानबूझकर मुश्किलें खड़ी करने की हिदायत दे रहा था? मैं अपने फैंस को दिखा दूंगी कि कोई भी राक्षस या शैतान यहां आने की हिम्मत करता है या नहीं, मेडिसन ने आंखें घुमाते हुए कहा। अभी अपना फोन दो, वरना मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मौत बहुत लयबद्ध हो। ये कहने के बाद वह आदमी गुस्सा करने लगा और परेशानी पैदा करने लगा। स्टाइलिंग स्टूडियो में और भी लोग थे और सबका ध्यान इस हंगामे की ओर गया और सबने इधर उधर देखा। क्या हुआ? ऋत्विक ओबरॉय ने मेडिसन को नाराज कैसे कर दिया? लगता है इस बार ऋत्विक ओबरॉय का बुरा हाल होने वाला है। क्या मैं अकेला हूं जो सोच रहा हूं कि आज ऋत्विक ओबरॉय के साथ कोई शरारत हुई है? ऋत्विक ओबरॉय ने भी उनकी बातचीत सुनी। वह मनोरंजन जगत का कोई नादान नौसिखिया नहीं था। वह समझ सकता था कि मेडिसन का उपद्रव उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। कोई जानबूझकर यहाँ उपद्रव मचा रहा होगा, अपनी लॉन्च प्रेस कॉन्फ्रेंस को टालने की कोशिश कर रहा होगा। अरे मुझे अभी जाने दो, तुम मुझे मार डालोगे। आह, मैं मर जाऊंगी, मेडिसन ने कहा और जमीन पर लेट गई। तभी एक कार अचानक रुकी और एक जोड़ी लंबी टांगें बाहर निकली। अध्याय 99 एक बहुत बड़ी बदनामी। उफ, क्या तुम लोग घर घर खेल रहे हो? उस आदमी की गहरी आवाज गूंजी, जिसने तुरंत आसपास के सारे शोर को शांत कर दिया। पल भर में सबका ध्यान ऋत्विक ओबरॉय से हटकर पार्किंग की ओर चला गया। ऋत्विक ओबरॉय उस व्यक्ति को देखकर दंग रह गए जो आया था। ये कौन है? जैसे ही मिहिर देवनानी कार से उतरे, उन्होंने कुछ ही दूरी पर सायशा देवनानी की कार की झलक देखी। उन्होंने एक भान को थोड़ा ऊपर उठाया। तसिक, मुझे पता था कि जल्दी लौटने का एक फायदा था। देखो उनकी छोटी शैतान लड़की अपने पति को कितना बिगाड़ती है। जब मेडिसन, जो अपने दांत दिखा रहा था और दूसरों को धमका रहा था, ने मिहिर देवनानी को देखा तो वह दंग रह गया। वह फैशन उद्योग में कई धनी लोगों से मिला था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से मिहिर देवनानी के बारे में सुना था। देवनानी परिवार का दूसरा युवा मालिक एक प्लेबॉय और बेलगाम आदमी है। सेकंड मास्टर लियू, ये तो पिछली तस्वीरों से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें देवनानी परिवार के जीन्स पर भी सवाल उठाने की जरूरत है? क्या उनमें से हर एक असाधारण नमूना नहीं होगा? क्या सेकंड मास्टर लियू मेडिसन से अपनी स्टाइलिंग करवाने आए हैं? मेडिसन के जरूर कोई गहरे संबंध होंगे, यहाँ तक कि सेकंड मास्टर से संपर्क भी कर लिया होगा। मेडिसन, जो पहले तो चौंक गया था, ये शब्द सुनकर अचानक हंस पड़ा। हाँ, वो इतना ताकतवर था। अगर वो तकनीकी रूप से कुशल नहीं होता और इंडस्ट्री में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं होती, तो उसके पास इतने संसाधन कैसे होते और अमीर औरतें उसे कैसे पसंद करती? ये देखकर कि ऋत्विक ओबरॉय उसका ध्यान रोक रहे हैं, मेडिसन उसके पास गया और उसे घूरने लगा और चिढ़कर बोले, अरे तुम तो टेलीफोन के खंभे जैसे लग रहे हो, बस रास्ता रोक रहे हो, तुम तो कुत्ते के भी लायक नहीं हो। ऋत्विक ओबरॉय गुस्सा होने के बजाय हंस पड़े। नहीं, आजकल सब बेवकूफ इतने गिरे हुए हैं क्या? सेकंड मास्टर, ये तो बड़ी मेहरबानी है कि तुम मेरे स्टूडियो में आए। अंदर आइए, मैं आपके लिए एक बढ़िया ग्लास रेड वाइन लाती हूँ। चलो धीरे धीरे इसका मजा लेते हैं, मेडिसन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मिहिर देवनानी ने पीछे मुड़कर सायशा देवनानी की कार की तरफ देखा। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। आपकी वाइन अच्छी है, तो सबके लिए एक बोतल। ये मेडिसन को लगा जैसे उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। उसने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सेकंड मास्टर, चलो वाइन के बारे में धीरे धीरे बात करते हैं, ठीक है? लेकिन तभी मिहिर देवनानी ऋत्विक ओबरॉय के बगल में खड़े हो गए और उनसे पूछा, क्या आपने कभी वाइन पर बारिश गिरते हुए देखी है? ऋत्विक ओबरॉय ने थोड़ा आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। सेकंड मास्टर मतलब? मिहिर देवनानी के होठों पर मुस्कान आ गई और उन्होंने तुरंत अपने पीछे खड़े दोनों अंगरक्षकों से कहा, वहां उस शराब और तंबाकू के सुपरमार्केट में जाओ और वहां से अपनी सारी सस्ती बियर मंगवा लो ताकि मिस्टर मेडिसन चख सकें। ये सुनकर मेडिसन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अविश्वास से मिहिर देवनानी को देखा। नहीं मास्टर लियू, मैंने आपको नाराज नहीं किया है ना? मिहिर देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय पर हाथ रखा। उनकी आकर्षक और बेबाक आंखों में ठंडक भरी हुई थी। तुमने मेरे कलाकार को भी धमकाया और अब भी कह रहे हो कि तुमने मुझे नाराज नहीं किया। ऋत्विक ओबरॉय स्तब्ध रह गए। वह, क्या वह मास्टर लियू का कलाकार है? सेकंड मास्टर, आप क्या कह रहे हैं? ये निकम्मा तो निकम्मा है, कैसे? यह आपके मार्गदर्शन के लायक कैसे हो सकता है? मेडिसन हक्का बक्का रह गया। इंडस्ट्री में यह आम बात है कि देवनानी परिवार कलाकारों को आसानी से सलाह नहीं देता। उन्होंने ऋत्विक ओबरॉय से भी पूछा और ऋत्विक ओबरॉय की मौजूदा कंपनी को उन पर ज्यादा भरोसा नहीं है। एक पुरुष कलाकार जिसे कंपनी कभी भी ब्लैकलिस्ट कर सकती है, मास्टर लियू की नज़र में कैसे आ सकता है? आपने अभी किसे फ्लॉप कहा? मिहिर देवनानी के चेहरे पर एक तूफान सा उमड़ आया।
मेरी सलाह है कि बोलने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें। मैंने जितने भी पुरुष कलाकार चुने हैं उनमें से कोई भी कभी फ्लॉप नहीं हुआ। अपनी बात खत्म करने के बाद वे ऋत्विक ओबरॉय की ओर मुड़े। उनका रवैया मेडिसन से बात करने के समय से कहीं बेहतर था। ऋत्विक ओबरॉय, अब से मनोरंजन जगत में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर तुम्हारा सामना ऐसे किसी बेवकूफ से हो तो उसका सामना करो, उसकी पिटाई करो। अगर कुछ हुआ तो तुम्हारा दूसरा भाई तुम्हारा ख्याल रखेगा, समझे? दूसरा भाई। मेडिसन और भी ज्यादा अविश्वास में था। ऋत्विक ओबरॉय में ऐसी क्या खास बात है कि उसका सेकंड मास्टर लियू के साथ इतना अच्छा रिश्ता है? और तुम्हें पता होना चाहिए कि देवनानी परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। उनके घर में नौकर की नौकरी पाने के लिए भी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। उन सभी का कोई न कोई बैकग्राउंड होना जरूरी है। ऋत्विक ओबरॉय के पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो देवनानी परिवार के इतने करीब कैसे हो सकता है? ऋत्विक ओबरॉय, अगर तुम सच में इतने कमाल के हो तो अभी मैं तुम पर हावी क्यों हो रहा था? मेडिसन समझ नहीं पा रहा था। उसे तो ये भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या ऋत्विक ओबरॉय शुरू से ही कमजोर होने का नाटक कर रहा था। धिक्कार है, उसने वाकई इतनी बड़ी गलती कर दी, ऋत्विक ओबरॉय जैसे रुतबे वाले को खुद पर हावी होने दिया। ऋत्विक ओबरॉय मेडिसन को समझाने ही वाले थे कि मिहिर देवनानी ने उन्हें रोक दिया। मिहिर देवनानी के अंगरक्षक पहले ही बियर ले आए थे। उन्होंने ऋत्विक ओबरॉय के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, चेंग, आज तुम्हारा दूसरा भाई तुम्हें दिखाएगा कि एक एजेंट का निर्दयी और अस्थिर होना क्या होता है। मिहिर देवनानी की बातें सुनकर मेडिसन का चेहरा पीला पड़ गया। वह इतना डर गया था कि बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भागने से पहले ही उसे काले कपड़ों में 2 अंगरक्षकों ने रोक लिया। मेडिसन और भी घबरा गया। उसने ऋत्विक ओबरॉय की तरफ देखा, फिर मिहिर देवनानी की तरफ, सूंघा और दयनीय स्वर में कहने लगा, नहीं दूसरे गुरु ऋत्विक ओबरॉय, हमें जब हो सके नरमी बरतनी चाहिए। क्या हम इतने निर्दयी नहीं हो सकते? जब तुम मेरे कलाकार को धमका रहे थे तब तुम्हें ये बात क्यों नहीं सूझी? अब ये सब बकवास बंद करो। ये कहकर मिहिर देवनानी ने ताली बजाई। देवनानी परिवार को जानने वाले जानते हैं कि सायशा देवनानी और उनके भाई बहन कभी भी आसानी से गाली गलौज या गुस्सा नहीं दिखाते। अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिए आसमान गिरने वाला है। मिसाल के तौर पर मेडिसन अभी कुछ इस तरह है, अरे नहीं, मुझे मेडिसन पर तरस आ रहा है, उसने वाकई गड़बड़ कर दी है। लेकिन ऋत्विक ओबरॉय वाकई कमाल के हैं, उनके पीछे तो मास्टर लियू खड़े हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ऋत्विक ओबरॉय विनीत जिंदल की फिल्म में मुख्य किरदार हैं, उनका समर्थन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मैं अब ऋत्विक ओबरॉय से पंगा नहीं ले सकता। उनकी बातों से मेडिसन और भी ज्यादा डर गया और वह इतना जोर से रोया कि उसकी नाक से नाक बहने लगी और उसने नाक से बुलबुले भी उड़ाए। ये खास तौर पर मजेदार था। लग्जरी कार के अंदर नन्ही लाडो ने नन्ही अंगूर को देखा और फिर देखा कि नर्म रोएदार नन्ही अंगूर अपना फोन उठा रही है। अपना डाइन अकाउंट खोलें और मेडिसन के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करें। बचकानी आवाज में उसने गाना भी शुरू कर दिया। छोटे से स्टूडियो में फूंक मारती रही, छोटे छोटे बलगम के बुलबुले उड़ाती रही, खुद को थोड़ा बेवकूफ बना रही हूँ। बड़ी सड़क पर फूंक मारती रही, बड़े बड़े बलगम के बुलबुले उड़ाती रही, खुद को बहुत बड़ा बेवकूफ बना रही हूँ। इसे भेजने के बाद लिटिल चेरी ने तुरंत एक स्ट्रीम के साथ जवाब दिया। इस बीच लिटिल रसगुल्ला ने ग्रुप के सभी बच्चों से जो डुइन देखते हैं वीडियो को लाइक करने का आह्वान किया। क्या तुम उनके पिता को धमका रहे हो? देखो, इस बार कौन सच में खुद को बेवकूफ बना रहा है। सायशा देवनानी ने अपनी बेटियों की हरकतों पर नजर डाली, लेकिन उन्हें रोका नहीं। आखिरकार अगर उन्होंने ऋत्विक ओबरॉय की मदद नहीं की होती तो वह करती। केवल सायशा देवनानी ने अपने फोन पर संदेश पर नजर डाली, अध्याय 100, आप बिना मेकअप के भी खूबसूरत हैं। इधर मिहिर देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय को एक धूप का चश्मा दिया और फिर अंगरक्षकों को जल्दी से काम पर लगने का आदेश दिया। 2 अंगरक्षकों ने अपनी उंगलियां चटकाईं और 1 दर्जन से ज्यादा अंगरक्षक जो परछाई में छिपे थे दौड़कर वहां पहुंच गए। फिर सबके सामने उन्होंने अपनी बियर खोली और मेडिसन की ओर उड़ेल दी। क्या बियर की बारिश खूबसूरत है? मिहिर देवनानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऋत्विक ओबरॉय के हाव भाव थोड़े उलझे हुए थे। खैर, वह काफी सुंदर थे। ये सच है कि मिहिर देवनानी और रूहान देवनानी चाचा भतीजे हैं। पिछली बार रूहान देवनानी ने बदबूदार मोजे इस्तेमाल किए थे, इस बार मिहिर देवनानी ने बियर इस्तेमाल की। ये सब अपरंपरागत तरीके हैं। वाह, सेकंड मास्टर लियू, मैं गलत था। मुझे पहले ऋत्विक ओबरॉय से इतनी बेरुखी से बात नहीं करनी चाहिए थी। नाराज मत होइए, मैं ऋत्विक ओबरॉय के बाल और मेकअप कर दूं। मेडिसन वहीं खड़ा था, अस्त व्यस्त, उसका पहले वाला अहंकार पूरी तरह से गायब। काश वो समय को पीछे मोड़ पाता तो वो ऋत्विक ओबरॉय का पूरा साथ देता और ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करता। ये तो बहुत ही भयानक है।
वो लगभग रो पड़ा, लेकिन मिहिर देवनानी का चेहरा काला पड़ गया और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, दुर्भाग्य से तुम्हारा स्तर उतना अच्छा नहीं है। मेरे कलाकार तुम्हारे जैसे स्टाइलिस्ट के साथ कैसे काम कर सकते हैं। उसके इतना कहते ही सायशा देवनानी के लोग आ गए और फुसफुसाकर याद दिलाया, दूसरे गुरु अध्यक्ष देवनानी ने कहा है कि समय कम है। मिहिर देवनानी ने अपनी ठुड्डी सहलाई और मुस्कुराया। ठीक है, चूंकि मेरी बहन ऋत्विक ओबरॉय की इतनी परवाह करती है तो उसके बड़े भाई के रूप में मुझे निश्चित रूप से उसका सबसे बड़ा समर्थक होना चाहिए। ये सोचते हुए मिहिर देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय का हाथ पकड़ लिया। चलो, तुम्हारे बाल और मेकअप दूसरी जगह करवा लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ऋत्विक ओबरॉय ने भावशून्य भाव से मिहिर देवनानी को देखा, लेकिन असल में अगर मेरा कोई हेयर स्टाइल नहीं है तो कोई बात नहीं। उसे क्या पता था कि मिहिर देवनानी उसे पहले ही पास खड़ी एक आलीशान आर.वी. की ओर खींच चुके थे। उनके पीछे मेडिसन लगभग कर्कश स्वर में चिल्ला रही थी, सेकंड मास्टर ऋत्विक ओबरॉय, मुझे एक मौका दो। आर.वी. में घुसते ही मिहिर देवनानी ने तुरंत सायशा देवनानी के ड्राइवर से कहा, मेरी बहन और बच्चों को आने दो। हाँ, सायशा देवनानी और चारों छोटी बच्चियों के आर.वी. में सवार होने के बाद मिहिर देवनानी ने आखिरकार उन लोगों को बाहर बुलाया जिन्हें उन्होंने तैयार किया था। जो व्यक्ति आया था उसने ट्रेंडी चैनल शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी और उसके बालों में हल्के नीले रंग के हाइलाइट्स थे। उसके चेहरे पर ज्यादा मेकअप नहीं था, लेकिन वह बेहद सहज और सहज लग रही थी। वह स्त्रीवत नहीं है। उसके शब्द बसंत की हवा की तरह कोमल थे। सेकंड मास्टर, क्या आज हम 2 बड़ी और 4 छोटी आकृतियों का स्टाइलिंग सेशन कर रहे हैं? जैसे ही इस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला, ऋत्विक ओबरॉय को ऐसा लगा जैसे वह श्रद्धा से झुक गए हों। वह मनोरंजन जगत से हैं, इसलिए उन्हें पता ही है कि यह व्यक्ति कौन है। यह असली मेकअप मास्टर जियान येडोंग हैं। वह आसानी से दूसरों का मेकअप करने नहीं आते और उनकी मेकअप फीस बहुत ज्यादा है। वे विश्व प्रसिद्ध वायरल लुक उन्हीं की देन हैं। सबसे खास बात यह है कि उनके पास जो फैशन संसाधन हैं वे कुछ अमीर परिवारों के पास भी नहीं हैं। मनोरंजन जगत का कौन सा सेलिब्रिटी उनके साथ काम नहीं करना चाहेगा। इस बार अचानक उन्हें अपनी कार में मिहिर देवनानी मिल गए। ऋत्विक ओबरॉय के थोड़े हैरान भाव देखकर मिहिर देवनानी बेपरवाही से मुस्कुराए, आराम करो, ये कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें मेंटर करूंगा और तुम्हें एक सच्चा टॉप स्टार बनाऊंगा, तो उन बेवकूफों को पछताना पड़ेगा। इतना कहकर उसने भौहें चढ़ाईं और सायशा देवनानी की तरफ मुस्कुराया। अच्छा दीदी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम इंतजाम करो, सायशा देवनानी ने शांति से कहा। छोटा अंगूर थोड़ा उत्सुक हुआ। दूसरे अंकल, क्या ये अंकल कह रहे हैं कि हमें भी बाल और मेकअप करवाना है? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे हैं, हमें बाल और मेकअप करवाने की क्या जरूरत है? मिहिर देवनानी हंसे और बोले, हमारे देवनानी परिवार ने इस फिल्म में निवेश किया है, तो फिर देवनानी परिवार के सदस्य इसमें सज धज कर क्यों नहीं दिखाई देते? फिर उन्होंने ऋत्विक ओबरॉय से कहा, और ऋत्विक ओबरॉय, क्या तुम्हें भी अपने साथ एक महिला साथी की जरूरत नहीं है? विनीत जिंदल की फिल्मांकन की शुरुआत के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया का ज्यादातर हिस्सा जरूर शामिल होगा। मिहिर देवनानी के आने से पहले ही उन्होंने तनिष्का सूरी के वीबो और फैन ग्रुप की जांच कर ली थी। तनिष्का सूरी एक पवित्र और गुणी महिला होने का दिखावा कर रही थी, कह रही थी कि जिस व्यक्ति से वह प्यार करती हैं, उसकी खातिर वह अब दूसरे पुरुषों के साथ रेड कारपेट पर हाथ मिलाकर नहीं चल सकती। ये सब देखने वालों ने कहा कि वह प्यार के प्रति अटूट वफादार थीं और मनोरंजन जगत की एक सच्ची समर्पित महिला थीं। लेकिन मिहिर देवनानी साफ देख सकते थे कि तनिष्का सूरी ऋत्विक ओबरॉय को तुच्छ समझती थीं। ठीक है, आप ऋत्विक ओबरॉय के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन देवनानी परिवार तो सोचता ही है। सायशा देवनानी और उनकी बेटी उनके साथ ऋत्विक ओबरॉय को ये देखने के लिए ले गईं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन शर्मिंदा होगा। बाद में जब ऋत्विक ओबरॉय ने मिहिर देवनानी का स्पष्टीकरण सुना तो उन्हें उनकी प्रशंसा करनी पड़ी। कोई आश्चर्य नहीं कि सायशा देवनानी ने उन्हें अपना मैनेजर बना लिया। इस तरह का बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी मैनेजर ज्यादातर कलाकारों का सपना होता है। तो मैं पहले पुरुषों को स्टाइल करूंगी। जियान येडोंग ने बिना समय गंवाए अपने सहायकों को सायशा देवनानी और उनकी बेटी के बाल ठीक करने का निर्देश दिया। क्या मिस्टर ओबरॉय आमतौर पर बेसिक मेकअप डिजाइन करते हैं? ऋत्विक ओबरॉय ने सिर हिलाया, मैं असल में ऐसा नहीं करता। इतने अच्छे फाउंडेशन के साथ आपको वास्तव में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वह बोला, जियान येडोंग ने ऋत्विक ओबरॉय के चेहरे के आकार को देखना शुरू कर दिया। ध्यान से देखने के बाद उसने बगल में बैठे मिहिर देवनानी से कहा, द्वितीय गुरु, यहाँ तारों वाले आकाश की सीरीज के कपल आउटफिट्स का एक सेट है जो ऋत्विक ओबरॉय के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस्टर लियू ऋत्विक ओबरॉय के साथ सहयोग कर सकते हैं, और क्या हम पूरी संपत्ति सीधे खरीद सकते हैं? मिहिर देवनानी के जवाब देने से पहले ही अविश्वसनीय रूप से धनी नन्ही लाडली ने फोन कर दिया, अरे मैं हूँ।
मुझे उन सभी तारों वाले आकाश थीम वाले कपल आउटफिट्स का कॉपीराइट चाहिए जिन पर जियान येडोंग की नज़र है। जियान येडोंग, जैसा कि देवनानी परिवार की छोटी राजकुमारी से उम्मीद की जाती है, देखो वह सिर्फ एक फ़ोन कॉल से सब कुछ खरीद सकती है। साथ ही उसने ऋत्विक ओबरॉय की भी कुछ प्रशंसा की। ऋत्विक ओबरॉय कितने भाग्यशाली हैं। न केवल उनके पास मिहिर देवनानी उनके एजेंट हैं, बल्कि अब देवनानी परिवार की छोटी राजकुमारी उन पर बहुत प्यार करती है। उफ, सोच रहा हूं कि क्या ऋत्विक ओबरॉय को किसी एक्सेसरीज की ज़रूरत है। उसे लगता था कि वो किसी बड़े आदमी के लिए एक अहम एक्सेसरीज हो सकता है। ठीक है, अब इन चीज़ों वाले सारे कपड़े हमारे हैं। फ़ोन करने के बाद नन्हा लाडो पूरी तरह संतुष्ट हो गया। अब से कोई भी अपने पिता को कपड़ों से नीचा नहीं दिखा सकता। उन्हें सभी सुंदर चीज़ों के कॉपीराइट मिल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो वे अपने पिता के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे और उन्हें अपने पिता के आगे झुकना पड़ेगा। कपड़ों का कॉपीराइट तो निपट गया, लेकिन राष्ट्रपति देवनानी के बारे में सोच रहा हूँ। जियान येडोंग अभी भी सायशा देवनानी के रवैये को परखना चाहता था। तभी सायशा देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय को स्नेह भरी नज़रों से देखा और पूछा, ऋत्विक ओबरॉय, क्या ये ठीक है? उसे देखते ही ऋत्विक ओबरॉय का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह अचानक सायशा देवनानी को एक स्टार जैसी ड्रेस में देखना चाहता था। इसलिए उसने सिर हिलाया। राष्ट्रपति देवनानी के जैसे ही मैचिंग कपड़े पहनना मेरे लिए सम्मान की बात है। उनकी बात खत्म होने के बाद सायशा देवनानी ने जियान येडोंग से कहा, मेरा मेकअप ऋत्विक ओबरॉय की स्टाइल जैसा होगा। क्या ये बहुत हल्का नहीं होगा? ऋत्विक ओबरॉय ने मन ही मन सोचा, क्या सभी लड़कियों को सुंदर दिखना पसंद नहीं होता? अगर वे पुरुषों की तरह हल्का मेकअप करें तो क्या ये बुरा नहीं होगा? सायशा देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय की तरफ देखा और पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं हल्के मेकअप में अच्छी नहीं लगती? बिल्कुल नहीं, आप बिना मेकअप के भी खूबसूरत हैं, ऋत्विक ओबरॉय ने अचानक कहा। ये सुनते ही सायशा देवनानी के होंठ थोड़े मुड़ गए और वह एक कदम और ऋत्विक ओबरॉय के करीब आ गईं। दूसरी तरफ खड़े ड्राइवर ने अपने रियरव्यू मिरर में यह नज़ारा देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। फिर उसने अपना पैर उठाया और जोर से ब्रेक लगा दिए। देखिए भाइयों, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए मज़ेदार और शानदार एपिसोड बनाता हूं, लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो एपिसोड डालने में वो मज़ा नहीं आता है। फोल्डेड हैंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ज़बरदस्त कंटेंट लाता रहूं तो प्लीज़ अभी नीचे जाए और वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।